बच्चों स्वागत है आपका डीसी लाइन में। मैं हूं सीएस अनिल और आज हम करने जा रहे हैं जीएनजी का नेशनल इनकम का यूनिट 2। आई नो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के। चैप्टर 6 का यूनिट 2 द किन्जियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, बड़े आराम आराम से कंसेप्ट को समझना है। थोड़ा आपको बुक से पढ़ने में या वैसे आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा इजी करके बताऊंगा सारी चीज़ें, जिससे कि आपके माइंड में लंबे समय तक स्टोर हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा है यूनिट 1, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ी है हमने। उसके अंदर बेसिकली है ना, जीडीपी क्या होता है और बाकी जो उससे रिलेटेड टर्म्स है, एनडीपी, एनएनपी, एफसी, एमपी, तो थोड़ा सा अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी है। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, पूरी ऑल टुगेदर इकोनॉमी में जो मॉडल्स हैं हमारे पास अलग अलग, 3 सेक्टर 2 सेक्टर, यानी कि 3 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर भी पढ़ेंगे और 4 सेक्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे, 3 सेक्टर मॉडल बच्चों और 4 सेक्टर मॉडल। सारे ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कस करेंगे आराम आराम से। ठीक है, और किन्जियन, ये जो पर्सन का नाम है किन्जियन थ्योरी, जिसके नाम से चैप्टर है, वो एक्चुअल में क्या उन्होंने थ्योरी दी थी जिसके बेसिस पर ये सारे मॉडल्स वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं जरा आगे से। कुछ हमारे पास सर्कुलर फ्लो, पहले हम बात करते हैं 2 सेक्टर मॉडल की। 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन से आते हैं बच्चों, हाउस होल्ड आता है और क्या आता है, फर्म्स। ठीक है, एच हमारा हाउस होल्ड के लिए और एफ क्या आता है, फर्म्स। इनके बीच में किस तरीके का फ्लो होता है इनकम्स का, ये हमें देखना है। हाउस होल्ड से फर्म्स के पास क्या जाता है, हाउस होल्ड से फर्म्स के पास जाती है फैक्टर सर्विसेज फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। फैक्टर सर्विसेज जो कि क्या क्या होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फर्म्स कैसे बनती है, पहले हाउस होल्ड से ही तो सारी चीजें वहां जाती हैं। ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में आप जॉब करने जा रहे हैं तो आप किसी फॉर्म को अपनी सर्विस दे रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप अपने स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो, या अपना कैपिटल लगा रहे हैं, राइट, या फिर लैंड दे रहे हैं। तो फर्म्स को सारी चीजें कहां से मिलती है, हाउस होल्ड से। उसके बदले फर्म्स क्या देता है हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट। क्या देता है उसके बदले में, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कौन कौन सी 4 चीजें पढ़ी थी हमने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इन चारों को क्या क्या मिलता है, लैंड के लिए जाएगा रेंट, लेबर को मिल जाएंगे वेजेस, कैपिटल पे जाएगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर ले लेगा अपना प्रॉफिट। तो ये चारों जो है हमारे पास क्या है, ये है फैक्टर पेमेंट्स जो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ मूव करती हैं। उसके अलावा बच्चों फर्म्स हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करते हैं, यहां से गुड्स एंड सर्विसेज। आप डेली बेसिस पर गुड्स एंड सर्विसेज कहां से कंज्यूम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स के। आपके घर में हर एक कंपनीज के प्रोडक्ट है ना, हर चीज किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, राइट। तो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से हाउस होल्ड की तरफ मूव करती है। उसके बदले हाउस होल्ड्स क्या देते हैं फर्म्स को, पेमेंट देते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। क्या देते हैं, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, पेमेंट मिलती है उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मैंने थोड़ा सा रनिंग में लिखा है, पर आई गेस आप सुन रहे हो और ये आपने थोड़ा सा शायद पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जो मूव करती है हमारे पास हाउस होल्ड से फर्म्स के बीच में, जो कि सिंपल है 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, जो स्टार्टिंग के कंसेप्ट है वो भी हमारे 2 सेक्टर मॉडल से रिलेटेड ही होंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे स्टेप्स में। आगे देखते हैं बेसिक कंसेप्ट्स एंड फंक्शंस। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि डिमांड, आपको पता है क्या होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि जो इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड होती है एट स्मॉल लेवल। यहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चों एग्रीगेट डिमांड की। सबसे पहले व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। जो टर्म एग्रीगेट है उसका मतलब ही क्या होता है, टोटल, यानी कि पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। तो पूरी इकोनॉमी की डिमांड किसके इक्वल है, ठीक है ना। तो पूरी इकोनॉमी की डिमांड, अगर मैं सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल की बात करूं, अभी हम सिर्फ 2 सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 सेक्टर मॉडल में बच्चों एग्रीगेट डिमांड इक्वल है कंजम्पशन की, यानी एक तो हाउस होल्ड्स अपनी कंजम्पशन के लिए डिमांड कर रहे हैं जो उनके हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर्स हैं, और दूसरा फर्म्स या फिर गवर्नमेंट, दोनों फर्म्स या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड कर रही है। उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, हाउस होल्ड्स को कंजम्पशन करनी है, फर्म्स को इन्वेस्टमेंट करनी है। तो पूरी इकोनॉमी में यही डिमांड चल रही है। ठीक है, तो क्या समझ आया, सबसे पहले यहीं से इन्वेस्टमेंट को पकड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट होती है बच्चों हमारे पास 2 तरह की। कौन कौन सी, एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और एक होती है बच्चों इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस का मतलब है, आपकी बुक्स में इसको कांस्टेंट लिखा हुआ है, जो कि एक ही बात है। बेसिक मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट जो कि कांस्टेंट है, यानी जो चेंज नहीं हो रही। और ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, जो गवर्नमेंट करती है। तो इन्वेस्टमेंट 2 तरह की है, जो गवर्नमेंट करती है यानी कि कांस्टेंट वाली, ऑटोनॉमस भी बोलते हैं उसको। दूसरी होती है बच्चों इंड्यूस्ड,
जो प्राइवेट सेक्टर करता है। अब जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा वो डिपेंड करेगा इनकम पे, यानी इकोनॉमी में जितनी इनकम ज्यादा होगी उतनी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, जितनी इनकम कम होगी इकोनॉमी में उतनी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, यानी कि इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है। और जाएंगे इसके डिटेल में बाद में, इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड है। ऑटोनोमस वाली इज नॉट रिलेटेड टू द इनकम, कांस्टेंट एक अमाउंट है जो चल ही रहा है। हम ये एज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक कांस्टेंट अमाउंट है जो थ्रू आउट सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कंजम्पशन की। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी जो हाउस होल्ड्स करते हैं, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो एक टेबल बनाता हूं मैं जिसके अंदर मैं इनकम का कंसेप्ट भी लेके आता हूं। अभी थोड़ी स्पेस बना लेते हैं यहां पे जरा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक मैं बना रहा हूं कॉलम वाई का। वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। एक छोटी सी बात, किसी बच्चे को पता है कि इनकम तो हम स्पेलिंग तो सबको पता ही होगी, ऐसे लिखते हैं, तो उसको वाई से ही डिनोट करते हैं। वाई तो पूरी स्पेलिंग में ही कहीं पर नहीं है, बेकार बात है, वैसे एग्जाम के लिए किसी काम की नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए। तो वाई सिर्फ एक एब्रीवेशन है। कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आया था कि इनकम को वाई क्यों बोल रहे हैं। सिंपल सा, ऐसा कुछ खास है नहीं कि इनकम को हम आई लिखते हैं और इन्वेस्टमेंट भी है तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स हैं जो उन्होंने डिसाइड किया था कि एक इसके लिए वाई रखा जाएगा, और वही आज तक स्टैंडर्ड चलता आ रहा है। तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं, हम उसको ब्रेक नहीं करते, ठीक है ना। तो इट्स जस्ट एन एब्रीवेशन फॉर इनकम। तो हम एज्यूम करते हैं जैसे इकोनॉमी में अभी जीरो इनकम चल रही है। ध्यान से सुनते जाएंगे बच्चों, अब इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है चैप्टर का। इकोनॉमी में भी चल रही है जीरो इनकम, तो यह माना जाता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही है। इसको थोड़ा, वैसे तो ये मैक्रो का कंसेप्ट है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। अगर आप लोग अभी अर्न नहीं कर रहे तो कंज्यूम तो कर ही रहे हो, राइट। और मेजर लोग आप देखोगे जो इनकम नहीं भी अर्न कर रहे तो भी वो कंजम्पशन तो करते ही हैं। तो यही बात पूरी इकोनॉमी पे भी अप्लाई होती है कि अगर इनकम नहीं है तो भी कंजम्पशन तो होगी। कहां से होगी? सेविंग्स में से। कहां से होगी? सेविंग्स में से। आपके लिए जो सेविंग्स है वो है कि जो भी आपके लिए अर्न कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कंजम्पशन तो होगी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे। तो हम एक फिगर ले लेते हैं, लेट्स सपोज 40, ठीक है। और मैंने क्या कहा, ये कहां से हो रही है? सेविंग्स में से। ये बात याद रखनी है, अभी थोड़ी देर बाद आएगा ये कंसेप्ट। फिर जब इनकम हुई आपकी 100 तो आपने अपनी कंजम्पशन बढ़ा दी। अब इनकम आ गई पॉकेट में तो कंजम्पशन बढ़ेगी, है ना। लेकिन अभी भी आप अपनी इनकम से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। 120 मतलब 100 तो आपने अभी भी इनकम से लिया, 20 अभी भी आप कहां से यूज कर रहे हैं? सेविंग्स में से, ठीक है ना। ये बार बार सेविंग वाला मैं जो नाम ले रहा हूं ये आएगा भी, इंक्लूड होगा यहां पर, ठीक है। इनकम आपकी बढ़ी 200, अब आप आ गए एट पार, जिसे आप कहते हैं कि 200 इनकम थी, 200 ही कंज्यूम कर लिया, सेविंग में से कुछ लिया नहीं, कुछ डाला नहीं सेविंग में तो कुछ लिया भी नहीं, एट पार, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम हुई 300, अब आपने अपनी कंजम्पशन करी 280, ठीक है। मैं आपको भले ही एक इंडिविजुअल लेवल पे समझा रहा हूं पर ये मैक्रो का कंसेप्ट है, तो वही हम पूरी इकोनॉमी में भी बात एज्यूम करके चलते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है अब आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा आपने सेविंग में डाल दिया, क्योंकि अब इनकम आ रही है, अब आपकी नेसेसिटीज पूरी होने लग गई हैं। मेरे वर्ड्स को कनेक्ट करते जाना। अब नेसेसिटीज पूरी होने लग गई हैं तो अब आप क्या करेंगे? सेविंग जोन में जाना शुरू हो जाओगे, राइट। तो सेविंग जोन में आएंगे तो क्या होगा? देखो 20 गया सेविंग में। फिर आगे बढ़ते हैं, जब 400 इनकम हुई तो अब आपने इसमें से सेविंग में डाल दिया, बीच का जो डिफरेंस है 40, यानी 360 तो कंज्यूम कर लिया, 40 गया सेविंग में, ठीक है। फिर उसके बाद जब इनकम हुई 500 तो आपने कंजम्पशन करी 440, यानी 60 गया सेविंग में, 60 गया सेविंग में। क्या आप लोगों को एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है यहां पे? क्या पैटर्न? चलो पहले तो आप इनकम से ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, फिर आप बराबर आ गए। इसके बाद पैटर्न देखो क्या हो रहा है। इसके बाद पैटर्न अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन गैप दोनों का बढ़ता जा रहा है। यहां पे 20 का गैप है, यहां पे 40 का गैप है, यहां पे 60 का गैप है। तो यही है किन्जियन की थ्योरी बेसिकली, जो उसका बेसिक उसने दिया था किन्जियन ने, वो ये दिया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन जो कंजम्पशन का इंक्रीज होगा वो इनकम के इंक्रीज से कम होगा, ठीक है। एज द इनकम इंक्रीजेस consumption will also increase, but rate of increase of consumption will be less than rate of increase of income. Simple. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मैंने आपको भी रीजन इससे पहले बताया कि नेसेसिटीज जैसे पूरी होनी शुरू हो जाती है तो आपके इनकम और कंजम्पशन का जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है, तो बीच का जो डिफरेंस आना शुरू हो जाता है वो सेविंग में जाना शुरू हो जाता है। सिंपल है, ठीक है। चलो इसको लिखा रहने देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें बच्चों, अगर 2 सेक्टर मॉडल में
और वैसे भी अभी हम एजम्पशन ये करते हैं, क्योंकि देखो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का तो आप पता लगा ही नहीं सकते कि कितनी हो रही है इकोनॉमी में, क्योंकि वो तो डिपेंड करती है इनकम पे, जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतनी वो ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए क्या लेते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, जो एक फिक्स अमाउंट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट कर रही है और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स इनकम पे, इकोनॉमी की इनकम पे डिपेंड नहीं करती, वो जितनी करनी है उतनी ही करनी है उन्होंने, ठीक है। अदर फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है बट इनकम पे डिपेंड नहीं करती। तो इन्वेस्टमेंट का एक फिक्स अमाउंट लेना है, तो मैं ले लेता हूं यहां पर 20, ठीक है बच्चों, 20। थोड़ा यहां से हटाता हूं क्योंकि अब हम ग्राफ की बात करने जा रहे हैं। ऑटोनॉमस और इंड्यूस याद रखेंगे, है ना। चलो नाउ अब ग्राफ से रिलेटेड कुछ छोटी सी बात डिस्कस करनी है। हालांकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक नॉलेज पर्पस से एक बात बताना चाहता हूं, इकोनॉमिक्स में खास करके। अभी तक आपने बचपन में वो जो आप ग्राफ लेते थे, ग्राफ कॉपी लेते थे, राइट, उसके अंदर आप ग्राफ पॉइंट एलोकेट करते थे। छोटी क्लासेस में आपने करा होगा कि आपको पॉइंट 2 मिल जाए, अगर जैसे 2,3 है तो आप कैसे करते थे कि भैया यहाँ पे 2 तक चले, फिर यहाँ पे 3 तक चले, ये मार्क कर दिया। और यहाँ पे भी आप स्केल से पूरा मार्किंग लेते थे कि गैप ना आ जाए कहीं। ये सब इकोनॉमिक्स में नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाने का मतलब कुछ और होता है। इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाने का मतलब होता है कि जो भी आप चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो थ्रू टेबुलर फॉर्म, हमने टेबुलर फॉर्म में एक चीज़ समझी, उसको हमें ग्राफिकली, उसका बिहेवियर जो भी यहां हो रहा है उसको ग्राफिकली शो करना है, राइट। तो एग्जैक्ट मार्किंग की नीड नहीं है, जो भी चीज़ यहां दिख रही है वो ग्राफ में होनी चाहिए। मैं दिखाऊंगा अभी करके, जो भी चीज़ यहां दिख रही है वो ग्राफ में होनी चाहिए, उसकी एग्जैक्ट मार्किंग की जरूरत नहीं है। और अगर आप एग्जैक्ट मार्किंग करने बैठोगे तो जो एग्जैक्ट बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, ग्राफ वो नहीं बन पाएगा जो यहां दिख रहा है बिहेवियर। मैं बताता हूं इस बात को भी और। तो देखो ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज आर इनकम। यहां पे हम क्या ले रहे हैं, इनकम, या सिंपली आप वाई भी लिख सकते हो। अभी मैं यहां पे ले रहा हूं फिलहाल सिर्फ कंजम्पशन, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो क्या दिख रहा है आपको बिहेवियर, फिर से देखो। तो यहां पर मेरे को बच्चों इसकी भी जरूरत नहीं है, 0, 100, 200 की भी मार्क करने की जरूरत नहीं है एक बारी को, ठीक है। हम मान लो अपने माइंड में क्या लिखा हुआ है, ठीक। कंजम्पशन की भी वैल्यूज को मैं यहां नहीं लिख रहा, आप अपने माइंड में मान लो कि कुछ भी आपने स्केल लिया हुआ है वो लिखा हुआ है। मेन चीज समझो हो क्या रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रही है। दिख रहा है बढ़ती हुई, भैया फिगर्स तो बढ़ रही है तो दिख ही रहा है ना। तो ग्राफ में अगर मैं कंजम्पशन यहां पे ले रहा हूं तो सबसे पहले जीरो इनकम मतलब ये तो ओरिजिन पॉइंट है, इसको तो आप मना नहीं कर सकते, ये तो ओरिजिन का पॉइंट होता है ना। ये क्या होता है, ओरिजिन का पॉइंट, इससे तो आप नकार नहीं सकते, ओरिजिन यही होता है। तो ओरिजिन पे यानी जीरो पे कंजम्पशन 40 है। अब 40 इसमें कहीं ना कहीं तो होगा, एक्सिस के ऊपर ही होगा, क्योंकि 0,40 अगर आपको एलोकेट करना है। मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूं बच्चों, ग्राफ से मुझे ऐसा लगता है बच्चों को कहीं ना कहीं बेसिक्स नहीं पता होते, इसलिए 0,40 लेना है तो कैसे लोगे, 0 यहां पे और 40 इस पे, कहीं ऐसे ही करोगे ना। तो मेरे को कंजम्पशन 40 लेनी है तो कहीं तो होगी इस पे, मैं मान लेता हूं यहां है। डज इट मेक एनी डिफरेंस कि यहां है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 40 भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां मान लो ये है 40 वाला पॉइंट, ठीक है, इसको मैं मार्क भी नहीं करता, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो जीरो लेवल पे कंजम्पशन 40 यानी कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर क्या हो रहा है, फिर कंजम्पशन बढ़ रही है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। अगर मान लो ये घट रही होती तो मेरा ग्राफ ऐसे बनता, क्यों, देख लो ये 100 है, ये 40 के बाद अगर मान लो ये 25 होता सपोज, तो 40 आए तो 25 तो नीचे ही होगा, तो कहां आता पॉइंट, इधर आता, मतलब ये 200 100 इनकम पे ऐसे आता। फिर और नीचे ले आओ तो 300 पे ऐसे आता, तो ऑब्वियसली ग्राफ नीचे जाता कि नहीं। बट क्योंकि यहां पे कंजम्पशन इनकम के साथ साथ बढ़ रही है तो इनिशियल पॉइंट से हम इसको कहां ले जाएंगे, ऊपर की तरफ, तभी तो बोलेंगे कि हाँ बढ़ रहा है। सीधी लाइन ले जाओ तो यानी चेंज ही नहीं हो रहा, ऊपर जा रहा है तो यानी इनकम के साथ साथ पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। पॉइंट्स की एलोकेशन ऐसे समझ सकते हैं अपने माइंड में, सारे पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज माई ग्राफ ऑफ कंजम्पशन। मेरे ख्याल इतने बेसिक से तो आपको कोई बता ही नहीं सकता कि ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। अब कॉमन सेंस, अगर ये 40 है तो 20 यही होगा, वो भी कोई स्केल से नापने की जरूरत नहीं है, 20 यहां पे ही होगा, ठीक है ना। हालांकि बच्चों फिर से बता रहा हूं आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, लेकिन ये नॉलेज है ग्राफ्स की जो आपको ग्राफ को देखते ही समझ आना चाहिए कि क्या बिहेवियर है उसके अंदर ग्राफ का, जो चीजें लिखी हुई है ग्राफ में वो बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, क्या हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए बता रहा हूं। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का ग्राफ जो कि कांस्टेंट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। दोनों ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। एडी क्या होता है, क्या समझा था हमने एडी बच्चों, C+I है ना। तो एडी का भी अगर मैं यहां पे बना दूं कॉलम, एग्रीगेट डिमांड, तो C+I करते जाओ। 60, ये कितना है 140, ये 220, दिस इज 300 एंड दिस इज 380 एंड दिस इज 460। एडी का ग्राफ कहां बनेगा, वही जो अभी हमने बिहेवियर वाली बात डिस्कस करी। पहली बात तो ये कि दोनों का टोटल है C और I का, तो यानी इनके तो ऊपर ही बनेगा, क्योंकि इन दोनों की जो भी वैल्यूज है उनको मिला के एडी की वैल्यूज निकलती हैं, तो वो सारी वैल्यूज इसके ऊपर ही लाई करेंगी, पहली बात। दूसरा, एडी के अंदर जो एक कंपोनेंट है I का, जब हम एडी लिख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं C+I,
तो इसमें जो आई एक ऐसा कंपोनेंट है जो सेम है, क्योंकि वो ऑटोनॉमस वाला लिया हमने। तो जब सेम है तो यानी कि ये एडी और सी पैरेलल चलेंगे। भाई दो लाइनें हैं जिनके बीच में डिफरेंस ऑलवेज सेम है तो पैरेलल है। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है कि दोनों लाइन जिनके अंदर डिफरेंस हमेशा सेम है, ठीक है। तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो एक तो सी के ऊपर बनेगा और इसके पैरेलल चलेगा, क्योंकि आई जो है वो हमेशा सेम है जो कि दोनों का डिफरेंस है। तो एडी इसके ऊपर से शुरू हुआ और ये गया सीधा। क्लियर? एडी क्या होता है, सी क्या होता है, आई क्या होता है? आई थिंक इट्स क्लियर है ना। बेसिक कंसेप्ट में बेटा और भी चीजें हैं अभी, ठीक है। ये तो हमने बात करी अभी एडी की। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को बढ़ाते हैं जरा, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर ही हम अगर चलो ग्राफ हटा देते हैं, आपने समझ लिया होगा। ठीक, मैं यहां से एडी को भी हटा रहा हूं, ठीक है। एडी को भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए, सी और आई लिखा रहने देते हैं। अब आता है बच्चों एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट फिर से वही टोटल, यानी कि जो टोटल सप्लाई हो रहा है इकोनॉमी में, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लाई हो रही है इकोनॉमी में, ठीक है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितना भी सप्लाई हो रहा है इकोनॉमी में उतनी ही इनकम जनरेट हो रही है ना। जितना भी इकोनॉमी में सप्लाई चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का उतनी ही इनकम जनरेट हो रही है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एएस विल बी इक्वल टू वाई, ठीक। और वाई किसके इक्वल है यहां से समझते हैं। देखो मैंने आपसे एक बात करी थी छोटी सी, जो मैं अब इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, कि हम जब इनकम ले रहे हैं, जो भी हम अर्न कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं और कुछ पार्ट सेव करते हैं। ये भी किन्जियन की एक थ्योरी है कि आप इनकम का या तो कुछ पार्ट कंज्यूम करोगे या फिर सेव करोगे, दो ही चीजें कर सकते हो। तो जब जीरो इनकम थी तो आप सेविंग में से ले रहे थे पैसा, इनकम तो है ही नहीं, तो आप 40 की कंजम्पशन कहां से कर रहे हो, सेविंग से विड्रॉ कर रहे हो। तो अगर मैं सेविंग का कॉलम बनाऊं यहां पर, तो दैट मीन स्टार्टिंग सेविंग इज माइनस का 40। क्लियर है? फिर क्या हुआ, आपकी 100 इनकम हुई तो 100 तो आपने इनकम में से लिया, बाकी 20 आपने कहां से लिया होगा, अपनी सेविंग्स में से। फिर जब 200 इनकम 200 कंजम्पशन, सेविंग में से ना कुछ लिया ना कुछ दिया, तो जीरो। 300 की इनकम में आपने 280 कंज्यूम किया, 20 गया सेविंग में, यहां पे 40 गया सेविंग में, यहां पे 60 गया सेविंग में। समझ आई बात? तो यहां से अगर आप देखना शुरू करो तो आपको कंसेप्ट समझ आएगा कि जो भी इनकम है उसका कुछ पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो और कुछ पार्ट आप सेव कर रहे हो। सो वाई विल बी इक्वल टू सी प्लस एस। सिंपल बात समझ आई? सो ए एस अगर वाई के इक्वल है और वाई सी प्लस एस के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि ए एस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस है। इससे निकला कंक्लूजन कि नहीं? ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल है। सिंपल बात। ए एस वाई के इक्वल, वाई सी प्लस एस के इक्वल, तो ए एस विल बी इक्वल टू सी प्लस एस। वैसे ए एस हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बट क्योंकि वाई के इक्वल है इसलिए, ठीक है, और वाई इसके इक्वल है। क्लियर है? तो अगर आप इसके अंदर बच्चों ए एस का टेबल बना के देखोगे, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है पर फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सी प्लस एस करते जाओ, यहां पर सारी जो वैल्यूज आएंगी वो यही आएंगी सेम। देखो 40 माइनस 40 0, 120 माइनस 20 इज 100, फिर 200 प्लस 0 इज 200, 280 प्लस 20 इज 300, यही वैल्यूज आती जाएंगी। तो सेम है बिल्कुल, पता लग गया कि ए एस और वाई सेम है, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसको सी प्लस एस के इक्वल बोल रहे हैं। ठीक, हटा देते हैं इसको भी। अब कुछ नई नई बातें और सीखते हैं बेसिक से। बेटा ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि लास्ट के टॉपिक्स इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो भी सारे बेसिक्स है, मैं आपको एक वन गो में आज करा रहा हूं पूरा सारा, ठीक है ना। उसके बाद ग्राफ देखो जरा जल्दी से। अब बेसिक्स दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ग्राफ की समझ आ गया। यहां पर अब हम लेते हैं सबसे पहले आई। आई क्या है? कांस्टेंट लाइन है। ये लो इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन। सेविंग्स आपका क्या बिहेवियर शो कर रही है? फिर से सेविंग्स क्या बिहेवियर शो कर रही है कि 0 पे माइनस 40 है। तो आपको इनकी तो नॉलेज होगी कोऑर्डिनेट्स एक्सिस की, कि अगर ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव जा रहा होगा, तो यानी कि सेविंग मेरा नीचे से स्टार्ट होगा कहीं से, ठीक है ना। और ये 40 है तो थोड़ा इसके डबल डिस्टेंस से आप स्टार्ट कर सकते हो, मान लो, ठीक है। तो -40 फिर माइनस, यानी माइनस धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर सेविंग 0 हुई है, फिर पॉजिटिव होनी शुरू हुई है, राइट। तो सेविंग नीचे से उठेगा, एक पॉइंट पे आगे 0 होगा, फिर ऊपर जाएगा, तो दिस इज माई सेविंग, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा कंसाइज करके और कैसे बना सकते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट यहां ले लो, फिर उसके बाद आप सेविंग यहां से भी शुरू कर सकते हो, डजंट मैटर, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट। हम ये सारी चीजें भी डॉट डॉट्स ले रहे हैं जो सबको कनेक्ट करेंगे आपस में, ठीक है ना। अच्छा, ये समझ आ गया। चलो इसको भी हटा देते हैं।
चलो जी, अब बात करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ सेविंग भी बनाना ना मेरे को इसमें, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी बेटा, एएस जो है वो वाई के इक्वल है, पढ़ लिया। तो एएस और वाई इक्वल है, अगर मैं यहां पर एएस लूं और यहां पर लूं वाई, तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा एएस का, कोई बता सकता है सोच के? क्योंकि दोनों इक्वल है, फिर से इमेजिन करो यहां पर वैल्यूज लिखी हुई है, यानी ये 100 है तो ये भी 100 है, ये 200 है तो ये भी 200 है, ये 300 है तो ये भी 300 है। कैसे आएंगे इनके डॉट्स? 100 100 यहां पर आएगा, 200 200 यहां पर, 300 यहां पर, 400 यहां पर, 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा, ऐसे बनेंगे ना डॉट्स डॉट्स। तो जब अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और फिर से मैंने क्या कहा कि आपको डॉट्स डूट्स से मार्किंग नहीं करनी होती, आपको बिहेवियर दिखाना होता है यहाँ पे। तो एएस और वाई क्योंकि आपस में इक्वल है, तो जो भी वाई की वैल्यू है वही एएस की वैल्यू है। तो जब दोनों की वैल्यू सेम चलेंगी तो ये एक 45 डिग्री की लाइन बनेगी यहाँ से, वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे 45 समझने के लिए सिर्फ। और इसी को मैं बोल सकता हूँ कि ये वाई का भी लाइन है। तो जो एएस की लाइन है वही वाई की लाइन है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो जितने वैल्यूज, जो डिस्टेंस यहाँ पर है वही डिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है कि नहीं। तो ये आप इन सबको कनेक्ट करते जाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। क्लियर है बच्चों? और ये हमारा वाई भी मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करें अगर हम बात को, मैं सिर्फ इसको वाई लिख देता हूं, है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट है जो मेरे को यहां पर बताना है आपको। ये है मेरा सिर्फ वाई, ठीक है। कंजम्पशन का ग्राफ हमने पढ़ा कैसा होता है, और यहां देखो ध्यान से, कंजम्पशन में क्या चीज दिख रही है, 0 पे 40, फिर ये बढ़ रहा है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज माई कंजम्पशन। देखो बिहेवियर सही है कि नहीं है, क्योंकि पहले तो ये कंजम्पशन इनकम से ज्यादा चल रही है, तो कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, फिर दोनों का गैप कम होता जा रहा है, गैप कम होता जा रहा है, फिर एक पॉइंट ऐसा है जहां पर दोनों सेम हो गए, जहां पर दोनों सेम हो गए। फिर उसके बाद क्या हो गया, कंजम्पशन जो हमारी कम हो गई, इनकम ज्यादा हो गई, कंजम्पशन कम हो गई, इनकम ज्यादा हो गई। क्लियर आई थिंक, है ना। और ये जो पॉइंट है बच्चों जहां पर ये दोनों कट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या पता लगा हमें, क्या होता है? y इज इक्वल्स टू c होता है। और क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे? ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग हमारी 0 होती है ना, क्योंकि जब आपने जितने इनकम थी उतना सारा ही कंज्यूम कर लिया, तो सेविंग के लिए बचा ही नहीं कुछ, तो सेविंग 0। अब ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं इसके साथ अपना ग्राफ बनाऊं, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के साथ, तो क्या अब आप सेविंग कहीं से भी निकाल दोगे? जैसा हमने डिस्कस किया था कि कहीं से भी निकाल दो सेविंग, क्या ऐसा होगा? मतलब आप नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट करेंगे तो क्या मैं ऐसे निकाल दूं सेविंग? सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि y इक्वल्स टू c जहां पर है, एग्जैक्टली वहीं पर ही सेविंग 0 दिखना चाहिए ग्राफ में, एग्जैक्टली वहीं पर ही, राइट। तो अगर आप नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट करते हैं तो आपका सेविंग यहीं से क्रॉस होगा, तभी मैंने पॉइंट मार्क करा यहां पे, ठीक है। आपका सेविंग जो है वो यहीं से क्रॉस करेगा। कैसे? ऐसे, ये लो, दिस इज माई सेविंग। बात समझ आई? एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे दिखना चाहिए। ये ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग है बच्चों, इसको मत सोचो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कहां काम आएगा। ये ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बेसिस पे आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप कर पाओगे टॉपिक्स को। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे दो बातें पता लगी, y इज इक्वल्स टू c और s इज इक्वल्स टू 0। सिंपल, आगे बढ़ जाए। चलो हटा देते हैं इसको भी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? कमेंट चाहिए मेरे को आपके। कमेंट से मुझे पता लगता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरा कितना पढ़ा है वो आपको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मेरा वैसे सबसे ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है, मेरा सबसे ज़्यादा जो मनपसंद चैप्टर है वो यही है। पता नहीं क्यों मेरे को उसको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, इस वाले चैप्टर को, फेवरेट चैप्टर है मेरे। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन, ये कुछ हमने बेसिक ADAS पढ़ा, CI पढ़ा, ब्रेक इवन पढ़ा, है ना, ये सारी चीज़ें कवर कर ली। उसके बाद देखो बच्चों, बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन वर्ड का क्या मतलब है कि जब आप एक इक्वेशन की बात कर रहे हो, जो बच्चे मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं उनको शायद ये बात पता होगी। सो कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है? यहां पर इनकम पे। कंजम्पशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इनकम बढ़ रही है। तो कंजम्पशन अगर इनकम पे डिपेंड करती है तो हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ये लिखे होने का क्या मतलब है मैथमेटिकली? वैसे जो आपने छोटी क्लासेस में मैथ पढ़ी है वो ये है कि इक्वल टू का साइन है तो आप इसको चाहे यहां लिख दो या इसको यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां क्या लिख रहे हैं और यहां क्या लिख रहे हैं, ठीक है। ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है, ऐसे समझा जाता है कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम। यानी यहां पर फंक्शन ऑफ वाई का मतलब है कि कोई इक्वेशन, और उस इक्वेशन में वाई मेरा वेरिएबल है, कि वाई चेंज होगा इंडिपेंडेंटली और उसकी वजह से फिर कंजम्पशन चेंज होगा। ये इस बात का मतलब है कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, बेसिक समझ आया?
कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। और मैंने भी आपको बोला कि यहां पर एक इक्वेशन होगी, तो उस इक्वेशन की बात करते हैं। मैं इस इक्वेशन की डेरिवेशन में नहीं जाता अभी, क्योंकि डेरिवेशन अभी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, सीधा कंसेप्ट समझते हैं। तो कंजम्पशन इज अ इक्वेशन जो कि क्या होती है, ये जो आपने अभी तक पढ़ा है आज तक, मैं वही लिख रहा हूं, एब्रीवेशन चेंज नहीं करेंगे हम, हमें एब्रीवेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब पता होना चाहिए कि यहां पर टर्म क्या आएगी। वो टर्म को आप ए बोलो, आपकी बुक्स में देखोगे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल ए, डजंट मैटर, एब्रीवेशन है वो, खाली मीनिंग सेम है, चाहे आप ये सी बार लिखो या ए लिखो। मीनिंग क्या है इसका, मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिखा है, ये वो फंक्शन लिखा है जिसकी हेल्प से हम कंजम्पशन निकालते हैं, ठीक है ना, जिसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, कंजम्पशन। ठीक है, अब इस पे आता हूं, जरा पहले यहां देखते हैं। देखो बच्चों, यहां पर हमने एक पैटर्न डिस्कस किया था कि एक पैटर्न चल रहा है, मतलब इसी तरीके से आप आगे आगे बढ़ते जाओगे। कैसे, देखो 300 पे 280, 400 पे 360, तो ये गैप बढ़ता जा रहा है यहाँ पे 20 का, 40 का, 60 का, तो डेफिनेटली अगला गैप कौन सा आएगा, 80 का, है ना, गैप बढ़ता जाएगा। तो मैं आपसे अगर पूछूं इसके अंदर कि ये जो इनकम बढ़ रही है यहाँ पे, अगर इनकम बढ़ते बढ़ते हो जाए 2500, ज़्यादा दूर नहीं ले आते, 2500, तो 2500 पे कंजम्पशन कितनी होगी। आप कहोगे सर थोड़ा दो, मेरे 10-15 मिनट दो, हम ऐसे करते करते वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर बता देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न लिया, तो आप उस पैटर्न को फॉलो करते करते वहाँ तक पहुँच जाओगे डेफिनेटली। लेकिन उतना टाइम किसके पास है, हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए कि मैं सीधा 2500 पुट करूँ और आंसर निकाल दूँ, तो वही है मेरा ये फंक्शन। यही मतलब होता है फंक्शन का, कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आप एक वेरिएबल को चेंज करके और अपना आंसर निकाल दो। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसके अंदर दो टर्म्स ऐसी हैं जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होंगी मेरे डेटा के अकॉर्डिंग। मैंने जो डेटा लिया है इसके अंदर जो सी बार है वो क्या है, सी बार इज मीनिंग क्या है, सी बार का ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या मतलब है बच्चों, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन अभी हमने, मतलब ऑटोनॉमस वर्ड अभी हमने पढ़ा भी था पीछे, पर वो इन्वेस्टमेंट था, कंफ्यूज नहीं होना। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट करती है, जो कि एक फिक्स अमाउंट रहती है ऑल टुगेदर। वहाँ पे भी देखो फिक्स के लिए कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस यूज हो रहा है, यहाँ पर भी ऑटोनॉमस का मतलब फिक्स ही है, मतलब एक ऐसी कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होती है। और वो क्या है, मेरे इस एग्जाम्पल में 40। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में आपको सिचुएशन वाइज कुछ और वैल्यू दी होगी, मेरा एग्जाम्पल है जिसके अंदर 40 है। ठीक है ना, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब वो कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होती है। उसके बाद जो यहां पर लिखा है स्मॉल बी, ये स्मॉल बी क्या है, ये है एमपीसी। इसको बस अभी माइंड में रख लो, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, इसके बाद वही टॉपिक आएगा। अभी एमपीसी होता है, क्या होता है अभी अभी हमें नहीं पता क्या होता है, लिख के रख दिया बस, तो अभी 5 मिनट में आ जाएगा। तो एमपीसी हो गया हमारा बी, और वाई हमारा इनकम है, पता ही है वाई तो हमारा क्या है, इनकम। ठीक है, इतना समझ आया। तो ये हो गया आपके पास बच्चों कंजम्पशन फंक्शन। ऐसे ही अगर मैं लिखूं सेविंग फंक्शन, यहीं पे लिख दूं साथ में सेविंग फंक्शन, समझ आ जाएगा। कंजम्पशन की जगह अब हम बोल रहे हैं सेविंग फंक्शन। ठीक है, सेविंग फंक्शन क्या है हमारे पास, अब ध्यान से देखेंगे। सेविंग फंक्शन में फिर से मेरे को एक ऐसा एक फिक्स अमाउंट चाहिए दो, और वाई सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम, क्योंकि सेविंग भी तो अल्टीमेटली इनकम की वजह से ही हो रही है। जब आप इनकम कमा रहे हैं तभी आप उसमें से कंज्यूम भी कर रहे हैं और सेव भी कर पा रहे हैं। तो सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम, राइट। सेविंग भी फंक्शन का इनकम है, कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो डजंट मैटर। ठीक है, फंक्शन ऑफ इनकम। तो यहां पर भी एक इक्वेशन फॉर्मेट चाहिए, जिसका मैं आपको डेरिवेशन नहीं बता रहा, सीधा इक्वेशन बता रहा हूं। माइनस का सी बार, क्योंकि जितना स्टार्टिंग में कंजम्पशन है जीरो लेवल पर, उतनी ही सेविंग भी है नेगेटिव में, तो यानी कि नेगेटिव सी बार प्लस यहां पर था एमपीसी, यहां पे आएगा एमपीएस, जिसको हम बोलेंगे 1 माइनस बी। अभी इस पे डिस्कशन आएगा कि ये 1 माइनस बी क्यों है। ठीक है, अभी आप लिख लेंगे खाली। तो ये हमें पता है ऑटोनॉमस है, ये पता है इनकम है, मैं 1 माइनस बी आपके लिए लिख देता हूं कि ये एमपीएस है। ये दो बातें भी आप अपने माइंड में स्टोर करके रखो, ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक सेविंग फंक्शन है। अब मैंने आपसे जो वो 2500 वाली बात करी थी कि यहाँ पर 2500 आएगा तो कंजम्पशन कितनी होगी, तो वो अगर हमें देखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो दिख रहा है 40, यहाँ पे भी आप पुट कर दोगे -40, पर अगर आपको ये बी पता लग जाए, ये बी की वैल्यू पता लग जाए, उसके बाद अब वाई तो मैंने आपको बता ही दिया 2500, तो उसको पुट करके आप निकाल सकते हो सी, है ना। अगर आपको बी मैं बता दूं अभी कि क्या होता है और कैसे निकलता है, तो आप वाई की जगह 2500 पुट करेंगे, चाहे ये निकालना हो या ये निकालना हो, आप निकाल देंगे, बाकी दोनों वैल्यूज आ गई, है ना। तो समझते हैं आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी को। ठीक है, ये हटा दूं, चलो इसको आप बेटा नोट करके रखेंगे अपने पास, मैं दोबारा भी लिखूंगा अभी, वैसे समझने के लिए आप इसको अपने पास रखेंगे इसको। ठीक है, चलो जी। तो बेटा एक ये फंक्शन ऑफ इनकम जो है हमारे पास, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन, इन दोनों से रिलेटेड एक टॉपिक आ रहा है हमारे पास अब, जो इक्वेशंस में हम यूज करते हैं, दैट इज प्रोपेंसिटी। दैट इज प्रोपेंसिटी। ठीक है, प्रोपेंसिटी में दो तरह की प्रोपेंसिटीज आएंगी। व्हाट इज दिस प्रोपेंसिटी? प्रोपेंसिटी मतलब पूरी इकोनॉमी में कंज्यूम करने की या सेव करने की क्षमता,
कैपेसिटी कितनी है, कितना इकोनॉमी में एक एजम्पशन वैल्यू जिसे हम बोलते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर एजम्पशंस ही होती है, क्योंकि कंसेप्ट्स को समझने के लिए और इकोनॉमीज में अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ भी नई पॉलिसीज लाना चाहते हैं, तो कुछ हमें एजम्पशंस लेनी पड़ती है कि हाँ ये ऐसे होगा, इसके अकॉर्डिंग ऐसे होगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में मेजर पोर्शन हमारा एजम्पशंस पे ही चलता है। तो प्रोपेंसिटी मतलब कि एज पर द एजम्पशन इकोनॉमी में कंज्यूम करने की और सेव करने की कितनी कैपेसिटी चल रही है। अब मेरे इस एग्जांपल में अलग होगी, जो आप अपने क्वेश्चंस में देखोगे वो अलग होगी, ठीक है ना। नाउ एक आता है हमारे पास प्रोपेंसिटी टू सेव, एक आता है बच्चों प्रोपेंसिटी टू सेव, और एक आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है बेटा। अगर हैंडराइटिंग समझना है तो कान खोल के सुनो, अच्छे से नोट्स बना के चलो, ठीक है ना। प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या है हमारे पास, ये भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सॉरी सेव है ना ये, हाँ, और एक है बच्चों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, समझेंगे भी इसको। सिमिलरली बच्चों एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी हमारे पास दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक होती है बच्चों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। मतलब समझते हैं, जैसे एपीएस की बात करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। एपीएस मतलब डेटा देखो, जब आप कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स सपोज 20, जब आप ये 20 सेव करा तो आपकी इनकम कितनी थी, 20 की सेविंग पे आपकी इनकम थी 300, ठीक है। तो एवरेज का मतलब ये है कि एवरेजली आपने कितना सेव करा, ऑन एन एवरेज, कि आपने 20 का सेव करा आउट ऑफ द इनकम ऑफ 300, आउट ऑफ द इनकम ऑफ 300। यानी कि मैं अगर इसको सॉल्व करूं थोड़ा सा तो आएगा 1/15, यानी कि 1/15 इज द रेशियो विच शोज कि आउट ऑफ 15 1 यू आर सेविंग, ठीक है। 15 में से 1 सेव कर रहे हो ऑन एन एवरेज, ये एवरेज निकल गया, ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम में से आप कितना सेव कर रहे हो। हम किसी चेंज की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, मार्क माई वर्ड, हम किसी चेंज की बात नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं बस, उसके पहले और उसके बाद वाली इनकम से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे आपकी सेविंग कितनी है, ये मतलब है सिर्फ सेविंग कितनी है वो तो दिख रहा है कि 20 है, बट रेशियो वाइज प्रोपोर्शनेटली आप आउट ऑफ सच इनकम कितना सेव कर रहे हो, ठीक है। चलो तो क्या फॉर्मूला समझ आया बच्चों एपीएस का, कि आप कितना सेव कर रहे हो आउट ऑफ सर्टेन इनकम, S/Y, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको पहले यहां लेके आ जाऊं तो आप कंज्यूम कितना कर रहे हो आउट ऑफ सर्टेन इनकम, ठीक है ना। अगर आप यहां पर जैसे 200/200 है, इसका मतलब क्या है कि जितनी कंजम्पशन उतनी आपने इनकम कंज्यूम कर ली, तो यानी प्रोपोर्शनेट क्या है 100% आपने कंज्यूम कर लिया, यानी कि आपने और 100% को हम अगर पॉइंट्स में लेके जाएं तो 1 हो गया टोटल, है ना। जितनी कंजम्पशन उतनी इनकम, भाई 200 कंज्यूम कर लिया आउट ऑफ द इनकम ऑफ 200, सॉरी आउट ऑफ द इनकम ऑफ 200 आपने क्या करा, 200 की इनकम में से आपने 200 ही कंज्यूम कर लिया, है ना। तो क्या हुआ इसका आंसर 1, यानी 100%। तो जैसे आपने एपीएस समझा वैसे ही एपीसी होता है बच्चों C/Y, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं मार्जिनल पे। मार्जिनल का मतलब ये है कि जब आपकी इनकम चेंज होती है, जब आपकी इनकम चेंज होती है तो चेंज वाला जो पार्ट है, जितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस का आपने अपनी कंजम्पशन में कितना चेंज करा, उस डिफरेंस की वजह से। फिर से समझेंगे, लेट सपोज आपकी इनकम है 800 से आपकी इनकम हो गई 1000, कितने का डिफरेंस आया 200 का। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस 200 में से आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आया। ये क्या है, ये चेंज इन इनकम है, और मैं जानना चाहता हूं कि चेंज इन कंजम्पशन कितना है आउट ऑफ सच चेंज इन इनकम। मतलब ना इसकी बात हो रही है ना ही इसकी बात हो रही है, डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। चेंज इन इनकम में से आपका चेंज इन कंजम्पशन कितना है। क्या वर्डिंग्स बोली मैंने बेटा, अगर वर्डिंग याद रखोगे तो फॉर्मूला आपको हमेशा माइंड में रहेगा, मैं तो भूल जाते बच्चे फॉर्मूला। क्या बोला मैंने कि व्हाट इज योर चेंज इन कंजम्पशन आउट ऑफ द चेंज इन इनकम, व्हाट इज योर चेंज इन कंजम्पशन आउट ऑफ चेंज इन इनकम, ठीक है ना। चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, जो ट्रायंगल साइन है दैट इज डेल्टा, हम इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा C/डेल्टा Y। सिमिलरली एमपीएस का फॉर्मूला हो गया डेल्टा S/डेल्टा Y, डेल्टा S/डेल्टा Y, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अब इनका आपस में भी एक रिलेशन है, उसको समझते हैं। पहले मैं थोड़ा फ्लो चार्ट हटा देता हूं क्योंकि उसको सिंपल करके लिखते हैं, थोड़ी स्पेस बनाते हैं। चलो जी अब बात करते हैं इनका एक रिलेशन। हमने एवरेज में पढ़ा ये एपीसी पढ़ा और एक एपीएस पढ़ा, मार्जिनल में पढ़ा एमपीसी और एक पढ़ा एमपीएस। एक काम करते हैं,
इस डेटा में मैं कुछ आपको स्टार्ट करके दे रहा हूं, आप फिर वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना, ठीक है। एमपीसी से मैंने शुरू किया है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? एमपीसी का फॉर्मूला था डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ये फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, प्रीवियसली भी डिस्कस किया हमने। अभी निकालते हैं इसके अंदर। पहले तो कुछ है ही नहीं, जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो चेंज की ये बात है, ब्लैंक। अगले पे आओ, इनकम में कितना चेंज है? 100 का। कंजम्पशन में कितना चेंज है? 40 से 120 इज अ डिफरेंस ऑफ 80, है ना। तो फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू डालेंगे बच्चों तो डेल्टा सी है 80 और ये है 100, है ना, स्टार्टिंग लेवल पे। तो जब आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेंगे? 80/100 विच इज 0.8। ऐसे ही वीडियो पॉज करो और सारे निकाल दो एक बारी। निकाल दिए? तो देखो फिर से आप यहां पे क्या लेंगे? 100 का डिफरेंस, यहां पर 80 का डिफरेंस, तो 0.8 ही आएगा। फिर से आप लोग वहां पे 100 का डिफरेंस है, यहाँ पे 80 का डिफरेंस है, 0.8 ही आएगा। मैंने डेटा लिया ही इस तरीके से है कि सारा सेम आ रहा है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि फिर से मैंने आपको भी बताया था कि इकोनॉमी में हम एजम्पशंस लेते हैं। एमपीसी हम पूरी इकोनॉमी का मान के चलते हैं कि सेम चल रहा है। एमपीसी पूरी इकोनॉमी का हमें ये मानना पड़ता है कि सेम चल रहा है, तभी हम अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ा पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है एमपीसी का? एग्जैक्ट क्या पढ़ा हमने? चेंज इन कंजम्पशन आउट ऑफ चेंज इन इनकम, यानी कि आप अपनी इनकम का चेंज इन इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर लेते हो। तो अगर ये 0.8 निकल रहा है दैट मींस 80% इन शॉर्ट, है ना। तो 80% का मतलब क्या है कि आपकी जब इनकम चेंज होती है तो आप उसका 80% पोर्शन, उस चेंज वाली इनकम का 80% कंज्यूम कर लेते हो। तो हम ये मानते हैं कि पूरी इकोनॉमी में वो सेम ही चल रहा है। अब ये 0.8 मेरा एग्जाम्पल है, आपके क्वेश्चन में सिचुएशन वाइज अलग अलग होगा, पर जो भी होगा उसको ये मत सोचना कि किसी इंडिविजुअल का है, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा बताने का मेन पर्पस था यहां पर इसको वो ये था कि अब अगर यहां पर एमपीएस निकालो, फिर इसी तरीके से बच्चों एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। निकाल लोगे? जिसको समझ आ गया वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। पहला ब्लैंक। फिर अगर आप देखोगे यहां पर कितने का चेंज है? 100 का। सेविंग में कितने का चेंज है? +20, तभी तो -20 हुआ है। तो यानी कि 20/100 0.2 आएगा। और चेक कर लो बच्चों, सारे सेम आएंगे। जिसको डाउट है वो कैलकुलेट कर लो मेरे इस डेटा से, सारे सेम आएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इनकम चेंज हुई, ऐसे समझो, जो मैंने एग्जांपल लिया था अभी 800 और 1000 वाला, मैंने कहा था कि इस 200 का कितना पार्ट आपने कंज्यूम किया। आपका सपोज आंसर है कि 200 में से आपने 150 कंज्यूम किया, तो बाकी का जो 50 है वो क्या किया होगा बच्चों? सेव ही तो किया होगा, सेव ही किया होगा ना। तो अगर आप इसका चेंज निकालोगे तो चेंज इन इनकम है यहां पर 200 और चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 150। तो जो भी इसका रेशियो निकलेगा और जो बचा हुआ रेशियो, टोटल रेशियो का आंसर क्या आएगा? मतलब 100% अमाउंट, है ना। 200 में से अगर आपने 150 कंज्यूम कर लिया तो 50 गया सेविंग में, तो टोटल 100 बन रहा है ना, मिला के दोनों को 100% अमाउंट बन रहा है ना। समझो मेरी बात। अगर मैं थोड़ा सा इसका काउंटेबल परसेंटेज लूं, थोड़ा और इजी करते हैं इसको। लो, मान लो 200 का 80%। व्हाट इज द 80% ऑफ 200? 8 to the 16 इज 160 और 40 है, ये हो गया इसका 20%, ठीक है। तो 80% आपने कंज्यूम किया और 20% आपने किया बच्चों सेव, है ना। 80% किया कंज्यूम, 20% सेव किया, तो टोटल परसेंटेज इज 100। 80% + 20%, और परसेंटेज को अगर हम पॉइंट में ले तो क्या होगा? 0.8 + 0.2 और आंसर क्या आएगा? 1। और यही 80 और 20 की बात यहां पे हो रही है। तो क्या कंसेप्ट निकला बेसिकली कि जो एमपीसी और एमपीएस होता है, इन दोनों का टोटल हमेशा क्या होगा बच्चों? 1 होगा। क्योंकि चेंज इन इनकम का पार्ट जो आप कंज्यूम करोगे उसका बचा हुआ पार्ट ही आप सेव करोगे, तो इसलिए रेशियो का टोटल जो आएगा वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो दैट मींस इन दोनों का टोटल हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के, ठीक है। ये छोटी सी बात समझाने के लिए मैंने बताया था। उसके बाद आते हैं बच्चों एपीसी। इस पे थोड़ा सा यहां से स्पेस बना लेते हैं फिर से। देखो एक ही टेबल है जिससे सारे कंसेप्ट निकल रहे हैं, ठीक। अब अगर आप एपीसी निकालो और एपीएस निकालो, ठीक है, उठाओ जरा यहां पर, मैं 1 मिनट जरा कैलकुलेटर उठा लेता हूं, ठीक है। देखो अब क्या बात हो रही है यहां पर। एपीसी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? C/Y, और ये है S/Y। सेम बात यहां पे अप्लाई होती है कि नहीं होती? आपने जो अपनी इनकम का जितना पोर्शन आपने सेव किया है, बचा हुआ पोर्शन आपने कंज्यूम किया, तो वैसे सीधा क्रक्स तो यही है कि प्लस करके = 1। फिर भी जिस बच्चों को डाउट है यहां पर निकाल लेंगे और प्लस करके देख लेंगे। मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। पहले वाले में तो देखो C/something/0 इज कैन नॉट बी काउंटेबल। हम सिमिलरली दिस, तो यहीं से शुरू होगा। तो 120 / 100 कितना होता है? 1.2। एपीएस की बात करो, एपीएस कितना है? माइनस का 20/100, माइनस का 20/100 कितना हो गया? माइनस का 0.2, प्लस कर दो इन दोनों को, 1 के इक्वल आएगा। अच्छा, उसके बाद कंजम्पशन है यहाँ पर हमारी 200/200, ये तो 0 ही है, तो जब भी 0 है तो ये भी 0 है, तो 200/200 इज 1, तो ये तो 1 + 0 इज 1 ओनली। फिर उसके बाद 280/300 कितना होगा बच्चों? 280/300 कितना होगा? 0.933 आ रहा है,
3 आ रहा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम सेविंग देखें तो दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 300 जो कि आ रहा है 0.0, देखो अब राउंड ऑफ कर लो इसको, ये लो 0.06666 आ रहा है, तो ये 333 आ रहा है, 9 के बाद ये 666 आ रहा है, टोटल करेंगे 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों 360 देख लो, 360 डिवाइडेड बाय 400 कितना आएगा 0.9, लो मेरे को तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 0.1 ही आएगा, तो प्लस करेंगे तो इक्वल टू 1। तो यानी यहां पर एक और थ्योरी निकल आई कि इन दोनों को प्लस करके भी इक्वल टू 1 आता है, इन दोनों को प्लस करके भी इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। एक और चीज यहीं पर ही बता देता हूं, देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखो कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? किन्जियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, जो कि क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन विल बी लेस देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम, है ना। तो कंजम्पशन बढ़ रही है लेकिन उसका जो रेट है वो कम होता जा रहा है, तो इसलिए मेरा एपीसी कम हो रहा है। तो अगर किसी रेशियो में डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती जाएगी तो रेशियो का आंसर कम ही तो होगा, समझ रहे मेरी बात। तो बच्चों इसलिए मेरा एपीसी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्या होता जाएगा, कम होता जा रहा है, क्योंकि मेरा इनकम का जो और जो कंजम्पशन का गैप है वो बढ़ता जा रहा है ना। तो इसलिए अगर आप रेशियो वाइज बात करेंगे तो एपीसी कम होता जा रहा है। एपीएस पे अगर आप फोकस करें तो क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है सेविंग की वैल्यू, तो किसी रेशियो में न्यूमरेटर में आप देखेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव होता जा रहा है, तो ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपकी सेविंग देखो बढ़ती जा रही है, तो सेविंग बढ़ती जा रही है तो इसलिए मेरा रेशियो बढ़ता जा रहा है। सिंपल है कि नहीं है? चलो जी, इतना कंसेप्ट समझ आया। अच्छा अब देखो उस बात पे जिसको हम कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन से लेने वाले हैं, एमपीसी को मैंने नाम दे दिया बी, सिर्फ एब्रीवेशन है और कोई मतलब नहीं है इस बात का। आप एमपीसी को आप पूरा एमपीसी भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इसको एब्रीवेशन हमने नाम यूज करा हुआ है बी उस इक्वेशन में, दोनों फंक्शंस में। तो अगर ये बी है तो एमपीएस क्या होगा, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये लो इक्वल टू 1, तो एमपीएस निकाल लो क्या होगा, एमपीएस विल बी इक्वल टू 1 माइनस बी। क्लियर है? अगर ये बी है तो एमपीएस की वैल्यू 1 माइनस बी है। सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। यहां तक समझ आया बच्चों? तो जो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन हमने इससे पहले डिस्कस किया था, मैं फिर से लिख के याद दिला देता हूं, ये लो। तो यानी कि कंजम्पशन फंक्शन विल बी सी बार प्लस बी वाई, और सेविंग फंक्शन क्या था, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो समझ आ गया ये एमपीसी है, अगर ये एमपीसी है तो एमपीएस होगा 1 माइनस बी, जो मैंने अभी डिस्कस किया सारा। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो मैंने आपको बोला था कि अगर ये आगे चलते चलते 2500 हो जाए तो क्या वैल्यू होगी कंजम्पशन की। तो चलो 2500 पे तो बाद में निकालते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि मेरा ये इस डेटा में मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो C इज इक्वल्स टू सी बार कितना है हमारे पास 40 प्लस इस पूरे डेटा का एमपीसी कितना हमने निकाला हुआ ऑलरेडी 0.8, और y तो y ही है। अब ध्यान दो, ये जो मैंने निकाला है ये इस डेटा का कंजम्पशन फंक्शन है, आपके क्वेश्चंस के हिसाब से डिफरेंट होगा। मेरा ये जो एग्जांपल मैंने लिया है इसके हिसाब से मेरा कंजम्पशन फंक्शन ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फिर से जहां से हमने बात शुरू करी थी कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, तो यहां पर मेरी इनकम देखो वेरिएबल है और ये दोनों तो फिक्स है। इस पूरे डेटा में क्या ये 40 और वो 0.8 जो एमपीसी निकला है क्या वो चेंज हो रहा है? नहीं, चेंज क्या हो रहा है? इनकम, और इनकम की वजह से कंजम्पशन और सेविंग चेंज हो रही है। तो जब हम यहां पर इनकम की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंजम्पशन आ जाएगी। चेक करें, कोई भी कंजम्पशन ले लो अपनी मर्जी से, वीडियो पॉज करो और कोई सी भी यहां पर इनकम पुट कर दो इसके अंदर, आपके पास उसके सामने वाली कंजम्पशन आ जाएगी। और डाउट है तो चेक कर लो, मैं करके दिखा रहा हूं। देखो, तो कंजम्पशन हम लेते हैं, लेट सपोज हम चेक करते हैं, मान लो 300 पे चेक कर लेते हैं, तो 40 प्लस 0.8 इंटू 300, ठीक है 300 है, चेक कर लो। 40 प्लस 0.8 इज 240, तो टोटल करेंगे तो बच्चों 280, ये लो चेक करो 280 है। आप किसी पे भी चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब वो 2500 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस y की जगह उठा के 2500 पुट कर दो, आपके पास उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कंजम्पशन आ जाएगी। ठीक है, सेम गोज विद सेविंग, पूरी सारी बातें सेविंग में रिपीट टेलीकास्ट समझ लो, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो गया, माइनस का साइन आ गया यहाँ पर, क्योंकि हमें सेविंग निकालनी है तो हम सेविंग वाले डेटा में से लेंगे वैल्यू, है ना। और एमपीसी नहीं, क्योंकि सेविंग किससे अफेक्ट हो रही है, एमपीएस, तो इसलिए यहाँ पर एमपीएस ले रहे हैं। समझ आ गई बात? चलो, ये हमने सारे बेटा बेसिक कंसेप्ट्स और जो फंक्शंस हैं, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन विद द रिस्पेक्टिव एमपीसी, एमपीएस, वो सारे कवर कर लिए यहाँ तक। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बच्चों इक्विलिब्रियम, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, एडीएएस पढ़ा हमने अलग अलग, ठीक है ना, दोनों को कंबाइन करने की बारी आ गई है। पूरी इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड जितनी भी चल रही है, अगर वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा इकोनॉमी में। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम अटेन होने का क्या मतलब है कि जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतना उनको अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, जितना लोग मांग रहे हैं उतना उनको मिल रहा है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कह सकते हैं इसको, यानी कि जो लोग जितना जॉब ढूंढ रहे हैं उतना उनको अवेलेबल है काम, और उतना वो काम कर पा रहे हैं।
ठीक है ना। सो एडी इज इक्वल्स टू एएस। अब याद करो एडी किसके इक्वल था, सी प्लस आई के, और एएस किसके इक्वल था, सी प्लस एस के। कंजम्पशन से कंजम्पशन गया, आई इज इक्वल्स टू एस। तो यानी कि हमारे पास दो अप्रोचेस बन गई इक्विलिब्रियम की। एक तो हो गई एडीएएस अप्रोच, एक हो गई सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोल दो, एक ही बात है। सो एडीएएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, दो अप्रोचेस आ गई फॉर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो अब लेते हैं इस बात को ग्राफ पे। ग्राफ से समझ आएगा अच्छे से, उसके बिना आएगा नहीं। ठीक, एडी क्या पढ़ा था हमने, एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब मैं कंजम्पशन तो ड्रॉ कर नहीं रहा, तो मैं एडी यहां भी बनाऊंगा तो भी ठीक है। अब ये मत कहना सर उसमें तो आपने थोड़ा सा ऊपर बनाया था। बेटा जब मैं कंजम्पशन बना ही नहीं रहा, मेरे इसमें कंजम्पशन यहाँ पे, ये लो अब तो ठीक हो गया है ना। तो ये मत सोचना कि सर वहां क्यों यहाँ क्यों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इकोनॉमिक्स में बिहेवियर मैटर करता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मैटर नहीं करती ग्राफ्स में। ठीक है, सॉरी। नाउ एग्रीगेट डिमांड ये था और एग्रीगेट सप्लाई क्या था बेटा, 45 डिग्री की लाइन। ठीक है, ये दोनों मीट कर गए आपस में एक पॉइंट पे। सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और वी कैन से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब इसी के साथ साथ अगर आप इसमें सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच मर्ज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो। ये था मेरा इन्वेस्टमेंट का कर्व, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ठीक है। अब सेविंग, ये जो इन्वेस्टमेंट की लाइन है बच्चों, इसमें जब आप यहां से सेविंग का कर्व क्रॉस करोगे नेगेटिव एक्सिस से, तो वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर क्रॉस होना चाहिए जहां पर एडीएएस के इक्वल है। क्यों, क्योंकि एडीएएस का मतलब ही क्या है, अभी हमने डिराइव करा छोटा सा, आई इज इक्वल्स टू एस। तो जहां पर ये आई को कट करेगा वहां पर इसके इक्वल होगा। तो आप ऐसे ही कहीं से भी क्रॉस नहीं कर सकते, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट कहां आ रहा है। ठीक है, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो सीधा बनेगा, मेरा हो सकता है थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही हो। तो आपको इस वाले पॉइंट से एग्जैक्टली निकालना है सेविंग को। ठीक है, आप एग्जैक्ट निकालेंगे यहां से। सो दिस इज माई सेविंग। तो यानी कि दोनों एक पॉइंट पे आ गए सामने, तो ये भी मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ही है। तो इकोनॉमी में जो टोटल सेविंग्स है, अगर वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल चल रही है और या फिर एडीएएस के इक्वल चल रहा है, दोनों का मतलब सेम है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, एडीएएस दोनों बराबर है। ये तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग हो गया दोनों अप्रोचेस से। इसके अंदर आगे करते हैं और, ठीक है, और थोड़ा सा समझते हैं इसको। इसी ग्राफ को थोड़ा दोबारा बनाते हैं। अब मैं सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा एनलार्ज ग्राफ बनाएंगे एडीएस का। तो ये रहा बच्चों एडी, ये लो जी, ये रहा एस, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, एडी किसके इक्वल, अभी हम टू सेक्टर मॉडल में ही चल रहे हैं, सी प्लस आई। ठीक है कि नहीं। अब क्या हुआ, इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ गई, कंजम्पशन इंक्रीज हो गई। तो कंजम्पशन इंक्रीज होने से क्या, आई तो हम अभी फिक्स मान रहे हैं इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर रहे, कंजम्पशन बढ़ गई। तो कंजम्पशन बढ़ गई तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, है ना। ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था यहाँ पे ऑलरेडी, पॉइंट ई। तो अगर कंजम्पशन बढ़ गई तो एग्रीगेट डिमांड पे उसका इंपैक्ट आएगा, बढ़ जाएगी। और बढ़ना मतलब कर्व ऊपर शिफ्ट होना, तो एक पैरेलल शिफ्ट आ गया इसके अंदर। ये आ गया एडी, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ सी प्लस आई प्लस डेल्टा सी, यानी कंजम्पशन के इंक्रीज होने की वजह से ही ऊपर चला गया। तो दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम, मैं इसको ई डैश बोल सकता हूँ, ई1 बोल दो, ई डैश बोल दो, एक ही बात है। नाउ हुआ क्या, ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था यहाँ पर, इसके ऊपर जो नया इक्विलिब्रियम बन गया, ये क्या है, ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। यानी कि अब जिससे जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा अवेलेबल लोग एम्प्लॉयड है, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है। मतलब यहाँ पर तो ऑलरेडी सेट था कि जितने लोग चाहिए थे उतने काम कर रहे थे। अब क्या, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ओवर बर्डन हो गई इकोनॉमी। तो ओवर बर्डन में क्या हो गया, डिमांड ज्यादा हो गई, उतना सप्लाई है नहीं। ठीक है, तो यहां से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे बच्चे, तो यहां पर एक स्ट्रेट गैप मिलेगा इनको, इन दोनों के बीच में। यही गैप है हमारा किस चीज का, अनएम्प्लॉयमेंट का गैप कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको एक और नाम बोलते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी, क्योंकि जैसे ही कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्राइसेस राइज होंगे। बढ़ती हुई डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्राइस राइज करने पड़ते हैं, है ना। तो प्राइस राइज होंगे तो यानी कि दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जब ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली लोगों को निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी या फिर इन्फ्लेशन क्रिएट होगा इकोनॉमी में। समझ आ रही बात। तो क्या हुआ, एडी बढ़ा और इन्फ्लेशन को रिजल्ट उसने दे दिया, है ना। उसकी वजह से क्या हो गया इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन। तो सेम गोज विद डिफ्लेशन, जो कि इसका पूरा ऑपोजिट स्ट्रक्चर है। अब इन्फ्लेशन में क्या होगा बच्चों, कंजम्पशन कम होगी इकोनॉमी, यानी कि लोग डिमांड कम करने लग गए, तो ये मेरा कर्व नीचे शिफ्ट हो गया। तो न्यू इक्विलिब्रियम आया यहाँ पर आप अगर वर्टिकल डिस्टेंस जो चेक करोगे वो मेरा क्या है,
वो क्या है, वो है डिफ्लेशनरी गैप। अब इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ गया क्योंकि लोगों की डिमांड कम होने लग गई है। अगर डिमांड कम होने लग गई है तो क्या करने पड़ेंगे, प्राइजेस अब गिराने पड़ेंगे, तो इकोनॉमी मतलब नीचे जा रही है बेसिकली, तो डिफ्लेशन आ गई इकोनॉमी कहीं ना कहीं। तो दिस गैप इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, यानी यहां पर क्या है कि अंडर इंप्लॉयमेंट है, वो तो फुल इंप्लॉयमेंट था ऑलरेडी। अब अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका यहां पर आ गया है, ठीक है, ई डबल डैश बोल दिया इसको, यहां पर आ गया तो दैट मींस अब आपकी जितना फुल इंप्लॉयमेंट पे चल रहा था उससे अब कम लोग इंप्लॉयड है। ठीक है, अंडर इंप्लॉयमेंट लेवल आ गया। क्लियर है मेरी बात। सो ये था हमारा इक्विलिब्रियम, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक, अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक और चीज मैं यहां पर अब इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, वो देखेंगे। ठीक है ना, ग्राफ हटा देते हैं या चलो बना रहने दो, अगर आपको देखते रहना साथ साथ तो देख लेना। चलो हटा ही देता हूं, आपने नोट तो कर ही लिया होगा इसको। चलो जी बच्चों, मजा आ रहा है चैप्टर में कि नहीं आ रहा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, कि सर पता लग गया कि अब क्या है चैप्टर में, जिससे फालतू में ही डर रहे थे हम लोग, है ना। कुछ मुश्किल लग रहा है अब तो मज़ा आना चाहिए, है ना। चलो, तो ए डी इज इक्वल्स टू ए एस, ये हमने समझा इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। और ए एस किसके इक्वल होता है बच्चों, वाई के। और ए डी अगर किसके इक्वल होता है, देखो सारी चीज़ें लिखता जा रहा हूँ मैं एक साथ, सी प्लस आई के। और ए एस किसके इक्वल होता है बच्चों, सी प्लस एस के। तो ये सब इक्वल हो गया इक्विलिब्रियम पे, ये सारे पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, है कि नहीं। जब इक्विलिब्रियम ही है, ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो सारे इक्वल हो गए आपस में, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये दोनों नहीं हुए, कंजम्पशन क्योंकि प्लस है बीच में, ये दोनों कलेक्टिवली सिंगल समझो। उसके अलावा जहां जहां आपको इक्वल टू दिख रहा है वो सारे आपस में इक्वल हो गए। ऐसा इसलिए डिस्कस कर रहा हूं मैं क्योंकि अब एक कंसेप्ट आएगा y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। कुछ बच्चे मेरी इस बात से बड़ा अच्छे तरीके से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो आज तक सोचते आ रहे थे कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई तो होता ही है, हमेशा होता है, हमेशा ही होता है, ऐसा सोचते आ रहे होंगे बच्चे। वो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर मैं उनमें से एक था, बताना जरूर, ठीक है। ये हमेशा नहीं होता बच्चों, ये होता है जब आपको ये वाला वर्ड दिखेगा तब। जब हम बात करेंगे कि इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम तो ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि अभी सारा परिवार एक साथ बैठ के खाना खा रहा है, इसलिए। समझ गए, अभी पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई है एट इक्विलिब्रियम, इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, बच्चे इस क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। मतलब समझो भाई क्यों है, क्या है, क्यों है, समझ रहे। हर चीज का आपको हाउ, व्हाट और वाई सब क्लियर होना चाहिए, तब याद रहता है वो एग्जाम में और तभी रैंक आती है बच्चों, ठीक है ना। चलो, क्या समझा हमने, इक्विलिब्रियम लेवल पे एक और नई बात निकल के आई, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, एक नया फॉर्मूला में पैदा हो गया यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्मुलाज डिस्कस किए, एक बार रिकैप कर लें जल्दी से। ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा, जहां पर दो चीजें पढ़ी हमने, y इज इक्वल्स टू सी होता है, s इज इक्वल्स टू 0 होता है। थोड़ा गैप दे यहाँ पर और बात बताऊंगा अभी। और क्या पढ़ा हमने बेटा, एपीएस पढ़ा जो कि होता है s बाय वाई, और सिमिलरली एपीसी पढ़ा जो कि होता है c बाय वाई। एक हमने बच्चों पढ़ा एमपीसी विच इज डेल्टा c बाय डेल्टा वाई। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेल्टा s बाय डेल्टा वाई। और इन दोनों का रिलेशन जो है वो हमने पढ़ा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पर भी इन दोनों का रिलेशन पढ़ा इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो बी ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर दोनों इक्वल है तो एपीसी भी तो यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि एपीसी में c बाय वाई होता है और दोनों इक्वल है, तो रेशियो का आंसर 1 आएगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं यहाँ पर एपीएस जो है वो 0 होता है। तो ये सारी बातें कहाँ होती है, ब्रेक इवन पे। कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि ये ब्रेक इवन पे बातें हो रही हैं कि इक्विलिब्रियम पे हो रही है। ये सारी बातें जो है ब्रेक इवन पे, यहाँ पे वाई और सी इक्वल है, ठीक है, उसका यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, समझ गए। चलो, तो ये हमने पढ़ा बच्चों इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, अब जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ी है वो थी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, वो तो गवर्नमेंट कर ही रही है ऑलरेडी, अपने हिसाब से फंड्स अरेंज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है इकोनॉमी में। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है उसके बारे में। बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो दैट इज, हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आई वो हो गई डेल्टा आई, ठीक है, वो क्या हो गई, डेल्टा आई। समझ आई बात। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं बच्चों के से, ठीक। अब वो जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है, लाइन बहुत ध्यान से सुननी है क्योंकि इसी लाइन पे इसका पूरा मीनिंग और फॉर्मूला और जो कंफ्यूजन आती है माइंड में उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। कैसे, जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी इकोनॉमी में तो उससे इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी, राइट। यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो चेंज है दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन इनकम इन द इकोनॉमी, ठीक है ना। बाहर से जो पैसा आ रहा है, पैसा इंजेक्ट हो रहा है इकोनॉमी में, तो इनकम बढ़ेगी। तो यही इसकी डेफिनेशन है, मीनिंग है और फॉर्मूला है कि व्हाट इज योर चेंज इन इनकम
ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला और मीनिंग, फॉर्मूला नहीं, मीनिंग अगर आप याद रखेंगे इसका जो मैंने बताया अभी मल्टीप्लायर का एग्जैक्ट मीनिंग, वो अगर आप याद रखोगे तो ये फॉर्मूला अपने माइंड में रहेगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है कि इनकम में कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, है ना। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि व्हाट इज योर चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, तभी हमने ऐसे लिखा था एमपीसी को, है ना, कि इनकम में कंजम्पशन में कितना चेंज है इनकम में चेंज होने की वजह से, राइट। सो सेम बात यहां पर भी है, खैर इसका भी यूज है अभी इसके अंदर। तो इनकम का क्या चेंज है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मैं इसलिए बार बार इसको फोर्सफुली वर्ड बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इस फॉर्मूला को उल्टा याद कर लेते हैं गलती से, क्योंकि मीनिंग तो याद करा नहीं, तो वो जल्दबाजी में पहले तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, हाँ यार ये है फॉर्मूला, ऐसा लिख के आएंगे और गड़बड़ कर देंगे, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है इस फॉर्मूला की। ये है फॉर्मूला की व्हाट इज योर चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बात समझ आई, इकोनॉमी में इनकम में कितना चेंज हो रहा है। ठीक, समझते हैं इस बात को जरा थोड़ा और। फॉर एग्जाम्पल, अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक बात एज्यूम करनी पड़ेगी, एमपीसी की इकोनॉमी में कोई ना कोई एमपीसी तो चल ही रहा होगा। तो मैंने मान लिया एमपीसी चल रहा है 0.9। पीछे हमने डिस्कस किया था कि एमपीसी हम मान के चलते हैं कि पूरी इकोनॉमी का सेम चल रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू, जो कि ये है। इसका मतलब क्या है 90%, यानी कि पूरी इकोनॉमी में किसी के पास जो भी इनकम आती है वो उसका 90% कंज्यूम कर लेता है। ये सिर्फ एक एजम्पशन है और पूरी इकोनॉमी की सेम है, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज इकोनॉमी में अगर आया 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट हो गया, ठीक है, बाहर से एक इन्वेस्टमेंट आ गई इकोनॉमी में, तो ये क्या हुई, एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट है। अब इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इसका 90% कंज्यूम हो जाएगा, बिकॉज एमपीसी 0.9 है। फॉर्मूला से निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा पता लग रहा है ना कि एमपीसी 0.9 है ना। एमपीसी क्या है 0.9। तो दैट मींस इस 100 का 90% अगर हम कंज्यूम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा 90 करोड़। तो 90 करोड़ अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो दैट मींस आपने 10 करोड़ कहां करा होगा, सेविंग में डाल दिया होगा। अब ये दूसरा राउंड आ गया, जिन जिन के पास ये 90 करोड़ पहुंचा होगा इकोनॉमी में अलग अलग जगहों पे, वो भी इसका 90% कंज्यूम कर लेंगे, यानी इसका 90% फिर से कंज्यूम हो जाएगा, दैट मींस 81 करोड़। सो दैट मींस इसमें से 9 करोड़ जाएगा सेविंग में, जो डिफरेंस है। सेम अब आगे पॉइंट्स में जाएगी कैलकुलेशन, इसका 90% कंज्यूम 10% सेव, 90% कंज्यूम 10% सेव, तो ये धीरे 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 एग्जॉस्ट हो जाएगा अमाउंट लास्ट में जाते जाते। और मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो अमाउंट ऐसे चलता जा रहा है कि पहले 90 आया, फिर 81 आया, फिर आगे पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही है और ये चलता जा रहा है, ये आगे जाके कहीं ना कहीं तो खत्म होगा जब कम होता जा रहा है। तो इन सब का टोटल कितना होगा, टोटल मतलब, क्योंकि ये कंजम्पशन में स्पेंड हो रहा है, तो यही तो इनकम है, कंजम्पशन ही इनकम है। मतलब देखो ना, ये स्पेंड हो रहा है और एक का एक्सपेंस दूसरे की इनकम होता है। तो जब जब ये स्पेंड हो रहा है इकोनॉमी में, उतनी बार इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो रही है। जब ये सबसे पहले 90% इसका स्पेंड हुआ ना, यानी 90 करोड़, तो यानी इकोनॉमी में 90 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई, 90 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई, है ना। दूसरे राउंड में जब इसका 90% कंज्यूम हुआ तो फिर 81 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई। तो ये एवरी टाइम एक नई इनकम को जन्म दे रहा है, और स्टार्टिंग में 100 करोड़ तो है ही, ये जब आया था तो ये अपने आप में इनकम थी, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 90, 81 और जो भी पॉइंट में वैल्यूज आती जाएंगी इसके बाद, ठीक है कि नहीं। तो मैं आपसे अगर सीधा क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इन सारी इनकम्स का यहाँ पर टोटल कितना होगा, तो आप बता सकते हो। आप कैलकुलेटर खोलोगे, आप सारी पॉइंट में वैल्यूज निकालोगे जब तक ये पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, और फिर सबको प्लस करोगे, यही करोगे, है ना। तो अगर मैं आपको सीधा ही बता रहा हूं कि मेरा एमपीसी 0.9 है, क्या बोला मैंने, एमपीसी इज 0.9, तो इस बात का मतलब ही क्या है कि जो भी इनकम आ रही है आपके पास टोटल, उसका आप 90% कंज्यूम कर रहे हो, उसका आप 90% कंज्यूम कर रहे हो, राइट। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मान लो एमपीसी को मैं 0.9 की जगह कर दूं 0.5, सिंपल करने के लिए, तो अब क्या हो रहा है, अब यहां पे आप 50 करोड़ से शुरू करोगे, फिर 25, फिर 12.5, ऐसे होता जाएगा। तो ऐसा करने से इनकम ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, ज्यादा हो रही है या कम हो रही है बताओ। जितना ज्यादा कंजम्पशन पे ज्यादा स्पेंड होगा, उतनी ज्यादा मेरी इनकम वो होगी, क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। जितना ज्यादा कंजम्पशन पे स्पेंड होगा उतनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी। जितना कम अमाउंट स्पेंड होगा, यानी जितना लोग सेविंग ज्यादा करने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनकम जनरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो मैं ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि एमपीसी का हमारे इस के से डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट रिलेशन है। के क्या था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो ये बताता है कि कितनी इनकम इंक्रीज होगी ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अगर ये एमपीसी जितना ज्यादा होता जाएगा उतना इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी उतना ज्यादा इनकम जनरेशन होगा, और जितना इसकी वैल्यू कम होगी उतना इनकम जनरेशन कम होगा, तो इसकी वैल्यू कम आएगी। ये टाइम्स में निकलता है इसका आंसर, ठीक है ना, कि कितना गुना टाइम्स में आएगा। तो के कितना टाइम्स आएगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्टीमेटली एमपीसी के ऊपर। और इसी के ऑपोजिट अगर मैं बात करूं, एमपीएस जितना ज्यादा होगा उतना इनकम का जनरेशन कम होगा। तो एमपीएस से मेरा मल्टीप्लायर इनवर्सली रिलेटेड है,
और एमपीसी से जो मेरा के है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर एमपीएस से इनवर्सली रिलेटेड है बच्चों, तो सिंपल मैथ्स क्या कहती है, अगर डायरेक्टली रिलेटेड होता तो कैसे लिखा होता और इनवर्सली है तो कैसे होगा। इनवर्सली का मतलब यही है कि नहीं है, इस फ्रैक्शन में ऊपर 1 लिख दिया मैंने, और एमपीएस की वैल्यू जितनी बढ़ाऊंगा उतना इस फ्रैक्शन का आंसर कम आता जाएगा, है ना। यानी जितना एमपीएस बढ़ेगा उतना के की वैल्यू कम होगी। समझिए मेरी बात। तो एक फॉर्मूला तो ये निकल के आ गया मेरे पास के का, एक ये था ही ऑलरेडी, और एक और आप इसके अंदर इन्फ्यूज कर सकते हो 1 माइनस एमपीसी। अगर ये पता है आपको तो ये भी पता ही होगा, राइट। तो के मेरे पास 3 फॉर्मूलाज आ गए, ये और ये। समझ गए। तो इनकम में कितना चेंज होगा मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर मेरे पास के की वैल्यू एमपीसी की वैल्यू 0.9 है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, आपको इन सबको टोटल करने की जरूरत नहीं है। कैसे, ये जो हमने डिस्कस किया अभी रिलेशन, अगर मेरा एमपीसी 0.9 है तो सीधी सीधी बात है कि भैया एमपीएस 0.1 है। वैसे तो आप एमपीसी भी यूज कर सकते हो बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो के का क्या रिलेशन है एमपीएस के साथ, 1/MPS, यानी के इज 1/0.1, सो दैट मीन्स इक्वल टू के इक्वल टू 10 टाइम्स, यानी के आ गया मेरे पास 10 गुना। मतलब जितनी भी, इसका मीनिंग क्या है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट आएगी इकोनॉमी में उसका 10 टाइम्स वो इनकम जनरेट कर देगी। तो अगर 100 करोड़ आए थे इकोनॉमी में, कितना आए थे 100 करोड़, तो कितना इनकम जनरेट हो जाएगी इससे, 1000 करोड़। तो डेफिनेटली जो इसका टोटल आएगा लास्ट में वो कितना आएगा बच्चों, 1000 आएगा। ठीक है, सबको टोटल करने की जरूरत तो नहीं पड़ी। कंसेप्ट क्लियर है कि एमपीसी की हेल्प से हमने पहले पता लगा लिया कि कितना गुना जनरेशन है, तो 10 टाइम्स जनरेशन है इनकम का ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अगर मेरे को पता लग गया है कि के 10 है तो आपको इसको वैसे भी समझ सकते हो मैथमेटिकली कि ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, लॉजिक से कि 100 करोड़ आया था और 10 गुना मल्टीप्लाई हुआ है, तो 100 का 10 गुना इज 1000। दोनों तरीके से समझ आ गया। तो ये है कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। ठीक है, बात समझ आई। एक बार इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं, थोड़ा और मजा आएगा। चलो जल्दी से देखते हैं, जरा छोटा सा ग्राफ यहां पे समझ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, थोड़ा सा मतलब कद समझने के लिए बस। देखो ये होता है मेरा फिर से एएस और ये होता है एडी। एडी के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से पढ़े बच्चे हम लोग, सी प्लस आई पढ़ा हमने, राइट, सी प्लस आई। अब सी प्लस आई का क्या मतलब है, सी प्लस आई में अब हम कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, किसकी वजह से, एग्रीगेट डिमांड। तो ये देखो यहां पर मेरा कोई ना कोई वाई होगा, यानी जो ऑलरेडी इनकम का लेवल चल रहा है, आउटपुट का लेवल चल रहा है। अब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हुआ ऊपर ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे हम इस बार, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की, है ना, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। तो ये नया एडी आ गया जिसके अंदर हम लिखेंगे सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, है ना। इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया ऊपर। तो अब यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस निकला है मेरे पास, दिस इज माय डेल्टा आई, है कि नहीं, ये इन्वेस्टमेंट का चेंज है ना। और अगर आप यहां पर देखें ये वाई था और ये नया वाई है, तो ये जो बीच का ये वाला डिस्टेंस है, यहां से अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो दिस इज डेल्टा वाई। दोनों चीजें मिल गई, डेल्टा वाई भी मिल गया और डेल्टा आई भी मिल गया, राइट। सो जो डेल्टा वाई और डेल्टा आई है ये हमें दिखा रहा है मल्टीप्लायर का इफेक्ट, और ये चेंज इन इनकम पता लग गया कि इतनी इन्वेस्टमेंट चेंज हुई तो मेरी इतनी इनकम चेंज हो गई। क्लियर है, ये हमने मल्टीप्लायर का इफेक्ट समझा है डायग्राम में। क्लियर है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन 3 सेक्टर मॉडल। अब यहां से कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो नहीं पढ़ी होंगी आपने अभी तक का, तो मान के चलते हैं कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं 3 सेक्टर मॉडल। अभी तक हमने बात करी है 2 सेक्टर मॉडल की, ठीक है। 2 सेक्टर में कौन कौन सा था, हाउस होल्ड और फर्म्स। अब 3 सेक्टर में कौन सा इंक्लूड हो गया हमारे पास, यहाँ पे 2 सेक्टर में तो था बेटा हाउस होल्ड और फर्म्स, ठीक है। थर्ड सेक्टर जो हमारे पास आ गया दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। अब हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में जो लेन देन हो रहा था वो ऑलरेडी है, मैं उसको दोबारा नहीं बनाता। जो गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज और पेमेंट फैक्टर पेमेंट्स, राइट, तो वो तो हो ही रहे। उसके अलावा बीच में गवर्नमेंट सेक्टर भी आ गया। और अगर आप अपनी बुक में देखेंगे डायग्राम, तो ये फर्म्स के ना 2 पार्ट है, वहां पे कंफ्यूज मत होना कि क्या तो 3 सेक्टर है, बना 4-5 दिए। फर्म्स के भी 2 तरह की फर्म्स है, एक हमारी प्रोडक्ट मार्केट होती है, ठीक है, और एक होती है हमारे पास फैक्टर मार्केट कह सकते हैं। समझ गए, है ना। तो हाउस होल्ड से जो हम कह रहे थे फैक्टर सर्विसेज फर्म्स में जा रही है, वो हम कह सकते हैं कि वो फैक्टर मार्केट में जा रही है, ठीक है। क्या जा रही है, फैक्टर सर्विसेज जो यहां से जा रही है फैक्टर मार्केट में, ठीक है ना। और आप जो परचेज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज वो आप एक्चुअली में कहां से कर रहे हो, प्रोडक्ट मार्केट से। तो फर्म्स के ही 2 पार्ट्स हैं वो, समझ गए। और बीच में एक फाइनेंशियल सेक्टर भी है,
फाइनेंशियल मार्केट, ये कोई 3 सेक्टर में उसका पार्ट नहीं है, ये एक एडिशनल है, मतलब 3 सेक्टर्स तो यही है। फाइनेंशियल मार्केट इसलिए दिखाया हुआ है कि जो मनी का रोटेशन होता है इनकम का, वो इसके थ्रू भी होता है ना, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हाउस होल्ड्स, क्या करते हैं, इन्वेस्ट, ये आगे इन्वेस्ट करते हैं कहीं बिजनेसेस में, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में, ठीक है। तो जो पैसा घूमता है वो कहीं ना कहीं फर्म्स के प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट्स के थ्रू होता हो जाता है। अब ऐसे ही फैक्टर मार्केट्स भी जो है, जो आपने फैक्टर सर्विसेज यहां पर दी, वो फैक्टर सर्विसेज बिजनेस को देते हैं, वही फैक्टर सर्विसेज वो क्या करते हैं, बिजनेस को देते हैं, ठीक है। तो वही पैसा घूम रहा है कहीं ना कहीं। गवर्नमेंट से क्या लेना देना है, गवर्नमेंट के अंदर जो हाउस होल्ड्स को ये ट्रांसफर पेमेंट्स देती है, राइट है, पढ़ा ना हमने, याद है ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। और उसके बदले यहां पे जो फर्म्स है उसको ये क्या देती है, यहां पर सब्सिडीज देती है, ठीक है ना, क्या देती है, सब्सिडीज। हाउस होल्ड्स क्या देते हैं गवर्नमेंट को, टैक्स, मतलब एक हाउस होल्ड क्या देता है, टैक्स। फर्म्स भी टैक्स पे करती है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट बोरोइंग करती है इससे, फर्म्स भी करती है बोरोइंग्स, फर्म्स क्या करती है, बोरोइंग्स करती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, हम सिर्फ वाला पार्ट उठाएंगे जो रेलेवेंट वाला पार्ट है हमारे लिए। अगर आप इस चार्ट में वैसे जाते जाएंगे तो बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट्स है, ठीक है ना। लेकिन 3 सेक्टर मॉडल से रिलेटेड जो जो चीजें हैं हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है बच्चों। मेन मेरे को आपको ये बताना था कि फर्म के ही वो 2 पार्ट्स हैं, प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट, ठीक है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है वो। हम मेन मुद्दे वाली बात पे आते हैं अपनी, कि क्योंकि अब 3 सेक्टर मॉडल है, तो अब हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है उसके अंदर अब 3 सेक्टर्स, 3 चीजें आ गई हैं। अभी तक तो था कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सिर्फ, अब आ गया कंजम्पशन था हाउस होल्ड्स का, इन्वेस्टमेंट्स था फर्म का, अब क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर भी आ गए तो गवर्नमेंट एक्सपेंसिस भी आ गए इसमें, ठीक है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये भी एक पार्ट यहाँ पे इंक्लूड हो गया। ये वाली बात समझ आई कि C + I + G, और C को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है C + BY लिख देंगे यहाँ पर +I और +G, इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं आप इसको, है कि नहीं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें इंक्लूड करते जाएंगे। कैसे इंक्लूड करेंगे बच्चों, ये हम 3 सेक्टर मॉडल में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो, द गवर्नमेंट सेक्टर एंड इनकम डिटर्मिनेशन, जो इसमें इनकम डिटर्मिनेशन वाला पार्ट है वो देखते हैं कि इनकम निकालते कैसे हैं। पहले समझते हैं, हमने ये पढ़ा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात होती है अगर, तो इक्विलिब्रियम पे हम बोल सकते हैं y = C + I, याद है मैंने कहा था एट इक्विलिब्रियम पे C + I होता है 2 सेक्टर मॉडल में। तो अगर 3 सेक्टर मॉडल है तो C + I + G हो गया कि नहीं। और ये किसकी बात हो रही है, जो हम इक्विलिब्रियम पे उठाते हैं। अगर वैसे में एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो वो है C + I + G, ये एग्रीगेट डिमांड है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ये एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो गया और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो y के इक्वल होता है, इसलिए y इसके इक्वल हो गया। ये बात मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। अब एक और बात कि वैसे एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल था, C + S के, है ना। और पीछे भी हमने एक बात करी है 3 सेक्टर मॉडल के डायग्राम में, कि जो हाउस होल्ड्स अपनी सेविंग्स करते हैं वो कहां करते हैं, सेविंग्स को वो अपने पास तो रखते नहीं, सेविंग को कहां करते हैं, वो सेविंग्स करते हैं वो किसी फाइनेंशियल मार्केट में, है ना। डिपॉजिट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदेंगे, किसी भी फॉर्म में वो फाइनेंशियल मार्केट में अपनी सेविंग करते हैं कहीं ना कहीं, है ना। और फाइनेंशियल मार्केट उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करती है। आप लोगों ने म्यूचुअल फंड सुना होगा, वो क्या होता है कि आप वहां पर पैसा लगाते हो और वो आगे इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा, राइट। उसमें से जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपको दे देते हैं और अपना कमीशन चार्ज करते हैं, राइट। तो क्या होता है, ये फाइनेंशियल मार्केट में पैसा सेव हुआ, ये आगे इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, बिजनेसेस में, अलग अलग कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होता है ना। तो इसलिए अब यहां पर जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं वो सुनेंगे ध्यान से, कि वैसे तो एग्रीगेट सप्लाई हमारा था अभी तक C + S के इक्वल, यानी इकोनॉमी में जो सप्लाई हो रहा है वो क्या है, C + S की। कंजम्पशन में एक तो पैसा जा रहा है ना, और सेविंग्स भी एक तरीके से कहीं ना कहीं लीकेज है कि नहीं है। कैसे, सेविंग्स जो है वो इकोनॉमी में से मनी का सर्कुलेशन कम कर देती है, क्योंकि लोग सेव कर लेते हैं तो सर्कुलेशन से बाहर हो गया पैसा, जो एक की पॉकेट से दूसरी की पॉकेट के पास जा रहा था वो जाना बंद हो गया। तो सेविंग्स आर दी लीकेजेस, ठीक है। दूसरा, हाउस होल्ड जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करते हैं, क्या पे करते हैं, टैक्स। तो वो भी कहीं ना कहीं हाउस होल्ड्स के पास से एक पैसा जा रहा है। तो इसको अब हम इंक्लूड कर देंगे कि C + S + T, यानी T स्टैंड्स फॉर टैक्स, ठीक है ना। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, यहां से हमने ये चीज तो समझ ली कि चलो इसके इक्वल है। दूसरा एक और बात कि होगा AD = AS, और अब क्या होगा, C + I + G = C + S + T, ठीक है। फिर से यहां पे कंजम्पशन गया तो क्या बचा, I + G विल बी नाउ इक्वल टू S + T, ठीक है। यानी जितने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वही किसके इक्वल है, सेविंग्स और टैक्सेस के, ठीक है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो टैक्सेस हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं आगे क्या हो रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। जो टैक्सेस हम गवर्नमेंट को पे करते हैं गवर्नमेंट वही आगे इन्वेस्ट करती है, वही एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, है कि नहीं। तो एक तरीके से बैलेंस्ड बजट कब माना जाएगा कि गवर्नमेंट
जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल हो, टैक्स के। भाई हम जितना टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट उतना एक्सपेंस कर रही है। अब हम ये मान के चलेंगे कि यही चल रहा है, एजम्पशन क्या है हमारी कि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट उतना ही एक्सपेंस कर रही है। ठीक है, इसमें ये होगा कि आप ये नहीं मानेंगे कि आप कि गवर्नमेंट उससे ज्यादा कर रही है या कम कर रही है। हम इकोनॉमिक्स एजम्पशन बेसिस पे पढ़ते हैं, तो हमारी एजम्पशन क्या है कि जी ऑलवेज विल बी इक्वल टू टी। ठीक है, कि जी हमेशा क्या रहता है, टी के इक्वल रहता है। जो भी आपने टैक्स पे करा गवर्नमेंट ने वो एक्सपेंस में यूज कर दिया सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है जी, चलो अब इसमें कुछ कुछ चीजें देखो मैं इंक्लूड करता जाऊंगा, देख लेंगे, इसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये हमने समझ लिया। और एक अभी हमने टैक्स इंट्रोड्यूस करा, टैक्स की एक स्टोरी समझेंगे। अभी तक हम बेटा इसको वाई लिखते आ रहे हैं, अब हम इसको वाई नहीं लिखेंगे इनकम को यहां पर, स्पेशली जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। देखो ये तो होगी टोटल इनकम, इसको हम लिखते हैं सी बार प्लस बी वाई। मैं इसको अब लिखूंगा बेटा वाई डी। ये जो वाई के साथ नीचे छोटा डी है इसका मतलब है डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, इनकम जो पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको बेसिक बताया हुआ, बेसिक के बाद जो नेक्स्ट वीडियो थी उसके अंदर डिस्पोजेबल इनकम एक्सप्लेन करा था, वहां से जाके आप फिर से देख सकते हैं। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है बच्चों, जो भी आपकी इनकम है माइनस टैक्स, है ना। आपने एक इनकम अर्न करी, उसमें से आपने जो टैक्स पे कर दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट रह गया दैट विल बी डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, सो ये हो गया वाई डी। बाकी को मैं सेम लिख देता हूं। तो अगर आप इसको फर्दर एक्सपेंड करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, बी ब्रैकेट में वाई माइनस टी, वाई डी का फॉर्मूला। ठीक है ना, और आई प्लस जी। ये अभी हमने इसके अंदर टैक्स इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, अच्छा टैक्स जो है मेरा वो भी एक फंक्शन की फॉर्म में हो सकता है कि नहीं। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि टी बार प्लस स्मॉल टी इंटू वाई, टी के ऊपर यहां पर बार है, टी ऊपर वाली लाइन अलग है ऊपर बार अलग है। ठीक है ना, तो ये टी बार क्या हो गया फिर से, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस वर्ड अभी तक हम कहां कहां पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हम किसी कांस्टेंट चीज की बात कर रहे हैं। तो ये वाला तो वो हो गया जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टैक्स है और स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ टैक्स, जो कि किस पे लगेगा, आपकी इनकम पे। मतलब कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स हो गया जो इनकम से जिसका कोई लेना देना नहीं है कि, और एक हो गया कि जितनी इनकम होगी उसके ऊपर मल्टीप्लाइड बाय टैक्स का रेट, तो टोटल टैक्स आ जाएगा। यानी कि इसी को आप फर्दर क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको फर्दर क्या एक्सपेंड कर सकते हैं बच्चों, सी बार प्लस बी ब्रैकेट में वाई माइनस टी। टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, माइनस टी के बाद, मतलब टी की जगह मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, राइट। तो टी की जगह रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, टी बार प्लस टी वाई ब्रैकेट क्लोज, और बाहर आएगा फिर से हमारा आई प्लस जी। मैंने क्या करा, इस वाले टी की जगह भी इसका फंक्शन पुट कर दिया। तो आप जब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये मैं यहीं पर चेंज कर देता हूं। अगर आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टी बार माइनस टी वाई। सिंपल है यहां तक। देखो क्या क्या किया, फिर से पहले डिस्पोजेबल इनकम ओपन किया वाई माइनस टी, और यहां पर टी की जगह टी का फंक्शन लिया टी बार माइनस टी वाई। ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि बाहर माइनस था तो ब्रैकेट ओपन करी तो माइनस आ गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। ठीक है ना, 3 सेक्टर मॉडल में एक तो आपके पास ये हो गया। तो अगर बच्चों इसमें से अब मेरे को वाई निकालना हो, ये तो वाई अब 2-3 जगह दिख गया मेरे को, मैंने कर क्या रहे हैं हम, देखो यहां पर जो गवर्नमेंट सेक्टर और इनकम डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, तो इनकम डिटर्मिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। पहले हमने लिया टैक्स सिर्फ, फिर उसके बाद हमने लिया टैक्स का एक फंक्शन, सारी वैल्यूज पुट करी इसके अंदर। अब इसमें से मेरे को चाहिए इनकम, तो क्या करेंगे आप, जितने भी वाई वाली चीजें उन सबको एक साथ लिख देंगे। और ध्यान से सोचो, अगर आपका थोड़ा सा भी मैथ स्ट्रॉन्ग है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बी वाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा। पर ये जो 3 चीजें, ये वाली और ये वाली, ये 2 है ना, ये और ये जो यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, इन सबको मैं एक साथ कंबाइन कर सकता हूँ। कर देते हैं स्टेप, कोई बात नहीं, आराम आराम से समझते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू सी बार, अब आप इसको ओपन करेंगे तो बी वाई माइनस बी इंटू टी बार माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू स्मॉल टी वाई, और बाकी एज इट इज। तो बच्चों ये और ये उठा के यहां ला सकते हैं, तो y ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो गया, और जो माइनस हो रहा था वो यहां आके प्लस हो गया। ठीक है कि नहीं, ये हो गया प्लस, बचा हुआ क्या रह गया, सी बार रह गया, माइनस का बी इंटू टी बार रह गया, प्लस का आई रह गया, यहां पर प्लस का क्या रह गया आई, और प्लस जी। मींस इसमें से आप अगर y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस बी प्लस का स्मॉल टी रेट ऑफ टैक्स। ठीक है ना, और इक्वल टू में सी बार माइनस बी इंटू टी बार यानी कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्स प्लस आई और प्लस जी। तो बेटा अगर आप y को यहां रखोगे तो ये नीचे चला जाएगा, क्या चला जाएगा नीचे, यानी y इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस बी प्लस टी, और दूसरा पूरा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सी बार प्लस बी इंटू टी बार प्लस आई और प्लस जी। ठीक है, ये हमारे पास अब y इस तरीके से निकलेगा।
ना तो बात समझ आई? ये ना प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, देखो ये माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा ये, ठीक है। इधर से मैं दोबारा कर देता हूँ एक बारी, ये वाला पार्ट है ना, दोबारा लिख देते हैं एक बार साफ साफ। तो देखो ये जो चीज़ हमने यहाँ पर क्या करा अभी, सी बार माइनस ये वाई उधर चला गया था, बी इंटू साथ में रह गया यहाँ पर टी बार। तो देखो बचा हुआ पार्ट लिख रहे हैं, सी बार रह गया, ये उधर चला गया, माइनस का बी इंटू टी बार, ठीक है, ये उधर चला गया था, प्लस आई और प्लस जी। यानी कि अब मेरे को y निकालना है तो ये सारा अपॉन में चला जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी प्लस स्मॉल टी दैट इज रेट ऑफ टैक्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों ये सारा सी बार माइनस बी इंटू टी बार प्लस आई प्लस जी। ये सारी चीजें आपको पता है अगर क्वेश्चन में पूछी जाए तो। ये क्या है, एमपीसी, स्मॉल टी क्या है, रेट ऑफ टैक्स, सी बार क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, फिर से एमपीसी, ये टी बार क्या है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टैक्स, आई हो गया इन्वेस्टमेंट, जी हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सारी चीजें डाल के वाई निकाल सकते हो, है ना। अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे की क्या चीज है ये, ठीक है। उसके बाद अब एक और चीज होती है जो हमने पढ़ी है कि जो इनकम में आपको रिसीव होती है और हम उसको पार्ट मानते हैं डिस्पोजेबल इनकम का, क्योंकि वो पर्सनल इनकम का पार्ट होती है, इसलिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का भी बन जाती है, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट, राइट। तो ट्रांसफर पेमेंट को अब देखो इसके अंदर भी दो केस बनेंगे हमारे पास, कैसे, क्योंकि एक बार मेरे को ट्रांसफर पेमेंट लेनी है विद नॉर्मल टैक्स जैसे कि ये वाला केस है, और एक बार हम लेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है। एक बार हम लेंगे यहां से फंक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है, हटा ही रहा हूं वैसे भी, तो लेते हैं, चलो दोनों केस करते हैं बारी बारी से। मींस अब मेरे को क्या करना है बच्चों, यहां पे यही वाली इक्वेशन है ओरिजिनली, लेकिन अब हम यहां पर क्या इंक्लूड कर रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट। तो जो उसकी वाई डी है, पहले इस फंक्शन को अगर मैं एक्सपेंड करूं फिर से, तो y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई डी प्लस आई और प्लस जी। अब वाई डी की जगह एक्सपेंशन देखेंगे ध्यान से, क्या होगा, सी बार प्लस बी इंटू में एक तो y माइनस टी, पहले अभी हम बात कर रहे हैं लमसम टैक्स की, उसके अंदर कोई टैक्स को हम एज अ फंक्शन नहीं ले रहे अभी, वो इसके बात करते हैं, ठीक है। और क्या ऐड हो जाएगा यहां पर बच्चों, ट्रांसफर पेमेंट, टी आर से हम डिनोट कर रहे हैं ट्रांसफर पेमेंट जो हाउस होल्ड्स को मिल रही है गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो ये वाला एडजस्टमेंट करके हमारे पास क्या आएगी, उसकी डिस्पोजेबल इनकम, ये डिस्पोजेबल इनकम का एक्सपेंशन है, ठीक है ना, और फिर प्लस इन्वेस्टमेंट और प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब अगर मेरे को इसमें से वाई हटाना है तो क्या करेंगे, वाई इक्वल टू सी बार, ये हो गया प्लस बी वाई माइनस बी इंटू टी प्लस बी इंटू टी आर प्लस आई और प्लस जी। सिंपल है। y वाले कौन कौन से दिख रहे हैं, ये दोनों, और कोई तो नहीं है, एक साथ रख दो इनको, तो y माइनस बी वाई इक्वल टू सी बार माइनस बी इंटू टी प्लस बी इंटू टी आर प्लस आई और प्लस जी। अगर मैं y कॉमन ले लूं तो सीधा एक स्टेप कम कर दूं बच्चों, यहां पे से 1 माइनस बी आएगा अंदर, मैं उसको नीचे लेके जा रहा हूं, ठीक है ना। आई थिंक आपको अंडरस्टूड होगा। तो ये होगा सी बार माइनस बी इंटू टी प्लस बी इंटू टी आर प्लस आई और प्लस जी। अब ये फिर से अगर आपको ये सारी चीजें दी होंगी, यानी अगर ट्रांसफर पेमेंट भी दिख जाए क्वेश्चन में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो डेरिवेशन वाला पार्ट हम इसलिए कर रहे हैं, ये वैसे तो क्वेश्चन में डेरिवेशन तो कराएगा नहीं हमारे से, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, राइट, लेकिन ये इसलिए है कि आपको अगर ट्रांसफर पेमेंट दिख जाए क्वेश्चन में तो आपको ये तो याद आ जाएगा कि हाँ यार इससे रिलेटेड पढ़ा हुआ है, सर ने पढ़ाया था। लेकिन फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आप 2 मिनट में खुद से समझ के लिख सकते हो। आप सीधा ये वाला लिखो मेन वाला, इसमें वैल्यू डालते जाओ, अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन सारी चीजों का मतलब क्या आप क्वेश्चन में देख के डायरेक्टली कर सकते हो। फॉर्मूला ना भी याद रहे, अगर आपको मीनिंग पता है कि क्या हो रहा है, तो 2 सेकंड लगते हैं खुद से ड्राइव करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 सेकंड बस। आपके माइंड में 1 सेकंड में आ जाएगा कि यहाँ पर ये वैल्यू डालनी है, आप यहाँ तक एक्सपेंड करो ही मत, इधर ही डाल दो वैल्यू और सॉल्व कर दो, राइट। चलो उसके बाद अगर मैं इसके अंदर वो भी इंक्लूड कर दूं टैक्स को एज अ फंक्शन, मतलब ट्रांसफर पेमेंट तो है ही, अब टैक्स भी हमारा सीधा लमसम टैक्स नहीं है, वो होगा एज अ फंक्शन, तो क्या होगा देखते हैं। तो देखो फिर से एक्सपेंड करें इसको, सी बार प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी। तो अगर हम फिर से इसको फर्दर एक्सपेंड करें, अब टैक्स मेरा जो है वो एज अ फंक्शन है, ध्यान से, तो ये आएगा बी ब्रैकेट में क्या आएगा, टी बार प्लस स्मॉल टी वाई, ठीक है। ये सॉरी पहले y माइनस लिखना है ना, तो b में वाई डी का मतलब क्या होता है, y माइनस टी। अब t को अगर मैं फंक्शन की तरह एक्सपेंड करूं तो माइनस का t बार प्लस का स्मॉल t इंटू में y, ये तो हो गया टैक्स का एक्सपेंशन जो y माइनस टी लिखना था। इसमें प्लस क्या होगा, टी आर, कि किसका एक्सपेंशन लिखा है पूरा, ये वाई डी का एक्सपेंशन है, क्योंकि नॉर्मल इनकम माइनस टैक्स और प्लस ट्रांसफर इनकम, सिंपल है, बाकी में कोई चेंज ही नहीं है, प्लस आई प्लस जी, सिंपल है। क्या हो जाएगा फिर, प्लस बी वाई, यहां से भी ओपन करेंगे तो दोनों माइनस के साइन है, तो ध्यान रखना, माइनस का बी इंटू क्या होगा, माइनस का बी इंटू टी बार, और फिर ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का बी इंटू स्मॉल टी वाई
प्लस ये बी इसके साथ भी जाएगा, बी इंटू में टी आर प्लस आई और प्लस जी, और y यहां पर भी चल रहा है। अब y के साथ क्या क्या आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ले आउट आगे y माइनस बी वाई और प्लस का b इंटू में स्मॉल टी वाई इक्वल टू सी बार माइनस का b इंटू टी बार प्लस b इंटू टी आर प्लस आई और प्लस जी। स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो मुश्किल नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा है आपको बहुत सारी टर्म्स इकट्ठी हो गई, सबके मीनिंग आपको पता है और वही हम शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं हमने उसको कनेक्ट किया डॉट टू डॉट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आराम आराम से करेंगे, दिख जाएगा भाई। यहां से y कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 माइनस बी प्लस स्मॉल टी, ये बचेगा ना, प्लस थोड़ा सा वैसे बनाते हैं इसको ताकि लगे टी जैसा, ठीक है। तो बस अब आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में नीचे चला जाएगा। मैं यहाँ से स्टेप कम कर दूं बच्चों स्पेस के लिए, है ना, आपको एक ही बार में दिख जाएगा। यहाँ से y कॉमन लोगे तो जो ब्रैकेट में बचेगा वो मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, 1 माइनस बी प्लस स्मॉल टी और इंटू में ये सारा सी बार माइनस बी इंटू टी बार प्लस बी इंटू टी आर प्लस आई और प्लस जी। इन सब का मतलब आपको पता है, बता देता हूँ। 1 तो 1 ही है, बी हो गया हमारा एमपीसी, टी हो गया रेट ऑफ टैक्स, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, फिर से एमपीसी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टैक्स, बी इंटू एमपीसी इंटू ट्रांसफर अमाउंट ट्रांसफर पेमेंट, आई हो गया इन्वेस्टमेंट, जी हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो, तो अगर आपको क्वेश्चन में अब ये हुआ क्या, डेरिवेशन फिर से आपके काम की तो है नहीं, आपको तो ये चाहिए मेन लास्ट में, पर यहां तक अगर आप ना पहुंच सको तो आप पुट करके निकाल सकते हो। क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ टैक्स भी दिख रहा है और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टैक्स भी दिख रहा है, तो आपको ये लगाना है। लेकिन आपको रेट ऑफ टैक्स नहीं दिख रहा, सिर्फ एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टैक्स का फ्लैट एक अमाउंट दिया हुआ है, तो हमने जो इससे पहले करा आप उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अगर भूल जाओ तो आप 1 सेकंड में इसको डिराइव करो और क्वेश्चन कर दो, ठीक है। समझ आया यहां तक बच्चों। तो ये हमने कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टैक्स और उसके दोनों के साथ कर लिया, ठीक है ना। ये था इनकम डिटर्मिनेशन का एक पार्ट। अब इसके अंदर बाद हम बात करते हैं बच्चों 4 सेक्टर मॉडल की। अब 4 सेक्टर मॉडल में देखते हैं क्या आएगा। चलो हाँ, 4 सेक्टर मॉडल में अब चौथा सेक्टर कौन सा है, फिर से एक तो हाउस होल्ड है और एक फॉर्म है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है जो भी हमने डिस्कस करा, और एक है हमारे पास अब फॉरेन मार्केट या फॉरेन सेक्टर कह सकते हैं। जो इनका लेन देन है हाउस होल्ड फर्म्स का वो चल ही रहा है ऑलरेडी, उसके डिटेल में नहीं जाते दोबारा से। फर्म्स में प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट अलग अलग है, जो अकॉर्डिंगली जब गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है तो प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर सर्विसेज की बात होती है तो फैक्टर मार्केट, और फैक्टर मार्केट आगे आपका बिजनेस में पैसा लगाती है ना, बिजनेस से ऑटोमेटिक घूम के वो हाउस होल्ड के पास ही आता है। नाउ फॉरेन सेक्टर से क्या लेना देना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। गवर्नमेंट से भी जो हमने पहले पढ़ा वो सब कुछ है, बीच में एक फाइनेंशियल मार्केट भी है जहां पर दोनों सब लोग पैसा लगाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट जो है यहां से गवर्नमेंट भी लेती है बोरोइंग्स, ठीक है ना। और फॉरेन जो सेक्टर है हमारा उसका यहाँ पर क्या चलता है, बेसिकली जो मेन चीज़ है वो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट चलता है और इसके बदले क्या आ जाती है, यहाँ पर पेमेंट जाती है। क्या आ जाती है बच्चों, पेमेंट फॉर सच इंपोर्ट, ठीक है ना। सिमिलरली हो सकता है कि आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो यहाँ से और उसके बदले पेमेंट आती हो, क्या जाता हो, एक्सपोर्ट, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और उसके लिए आपके पास पेमेंट आती हो, रिसीव होता हो पैसा। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा कंट्री में आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडीज दे देती है फर्म को क्या दे देती है, सब्सिडीज दे देती है। तो इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, ये आपको समझ आता है। बस एक सेक्टर का जो इंक्लूजन है उससे हमारा कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। जो आपकी मेन इक्वेशंस है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ है, वो है वो डेरिवेशंस वाले पार्ट। डेरिवेशन भी नहीं कहेंगे, उनकी इक्वेशन जो फाइनल आंसर्स हैं उनका यूज जो आपको क्वेश्चन में करना है, ठीक है। वो देखते हैं अब एक बारी। नाउ हमारी इनकम जो है दैट इज सी प्लस आई प्लस जी, 3 सेक्टर मॉडल तक ये थी, ठीक है। अब क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं मैं इसलिए यहां पर वाई लिख रहा हूं, वैसे ये एडी है, आपको समझ आ गया होगा अब तक। और चौथा सेक्टर इंक्लूड होने की वजह से अब क्या आ गया, नेट एक्सपोर्ट भी आ गया, जिसका मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मैं नेट एक्सपोर्ट लिखता ही नहीं, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिख देता हूं। इसका मतलब तो वही है ना, ऐसा ना आप कंफ्यूज हो जाओ कि नेट एक्सपोर्ट अलग है, ब्रैकेट में अलग चीज आ रही है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ना तो बात समझ आई। अच्छा, अब इस इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं जिसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं। एक बात बताओ, इंपोर्ट किस पे डिपेंड करेगा? कुछ तो ऐसा होगा जो मैंडेटरी इंपोर्ट होगा, यानी फिर से वही ऑटोनॉमस इंपोर्ट, विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनकम। क्योंकि इंपोर्ट करेंगे तो हमें पैसे देने हैं बाहर, तो यानी कि वो हमारी कंट्री की इनकम पे डिपेंड करेगा। जितना इनकम ज्यादा होगी उतना हम इंपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे, इनकम कम होगी तो कम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि कांस्टेंट अमाउंट होगा, यानी फिर से ऑटोनॉमस। तो हम अपने इंपोर्ट को भी कैसे लिख सकते हैं, एम बार विच इज ऑटोनॉमस पार्ट प्लस स्मॉल एम इंटू वाई, ठीक है। स्मॉल एम इंटू में वाई, यहां तक बात समझ आई। अभी जो स्मॉल एम है ये क्या है, अभी तक हम यहां पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ रहे थे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, दिस इज मार्जिनल
प्रोपेंसिटी किस चीज की, टू इंपोर्ट, यानी अब हमारी इंपोर्ट करने की क्षमता कितनी है, विच डिपेंड्स ऑन द इनकम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। हमारा इंपोर्ट कितना हो रहा है, ठीक है, जितने ज्यादा इनकम में चेंज होगा उतना ज्यादा हमारे इंपोर्ट में चेंज होगा। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कितना है कंट्री का। यहां तो बात समझ आई, पक्का। चलो, तो अगर हम इसको भी यहां पर पुट कर दें और प्रीवियस पढ़ी हुई सारी चीजों को पुट कर दें इसके अंदर, तो क्या होगा। चलो भाई एक काम करते हैं पहले हम लेते हैं कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्स से। तो y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई डी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा लेंदी जाएगा, इसको पूरा स्टार्टिंग से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एक और क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर आपने यहां पर y लिखा है, यहां पर वाई डी क्यों नहीं लिखा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने वाई डी लिखा है वो कहां लिखा था, कंजम्पशन के एक्सपेंशन में लिखा है। कंजम्पशन का जो फंक्शन लिखा है वहां पर वाई डी लिख रहे हैं क्योंकि वो हाउस होल्ड्स के कंजम्पशन की बात हो रही है, और हाउस होल्ड्स की इनकम को हम डिस्पोजेबल इनकम कह सकते हैं। लेकिन इंपोर्ट जो डिपेंड करता है वो पूरी कंट्री की टोटल इनकम, यानी टोटल ओवरऑल वाई की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर वाई डी नहीं लिखते, कंफ्यूजन मत रखना माइंड में कोई भी। सो फंक्शन को अगर हम फिर से लिखें यहां पर, सो क्या था, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, क्या क्या पुट करते हैं, एक तो ये लिख देते हैं सी बार प्लस बी वाई डी, ठीक है, सी बार प्लस बी इंटू में वाई डी, ठीक है, और उसके बाद प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, ये अगर हम पुट करेंगे मैं साइन साथ साथ ही चेंज कर दूं क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर साइन चेंज होगा, ऐसे। समझ आया, इंपोर्ट की जगह इंपोर्ट का फंक्शन पुट कर दिया। अभी हम एक काम कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मल लमसम टैक्स लेके चल रहे हैं, अभी फंक्शन ऑफ टैक्स नहीं ले रहे, कंफ्यूजन ना हो आपको, दोबारा कर लेंगे इसको। सी बार प्लस बी इंटू में वाई माइनस टी, अभी मैं टैक्स को एज अ फंक्शन नहीं ले रहा, आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके उसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो कि भैया इस वाई डी की जगह मैं क्या लिखूंगा, वाई माइनस टी, माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन करके टी प्लस स्मॉल टी इंटू वाई। ठीक है ना, खुद से भी आप उसको ट्राई कर सकते हो। अभी मैं लमसम टैक्स वाला करा रहा हूं, प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, एक्सपोर्ट है वो जो कि माइनस एम बार माइनस एम इंटू वाई। अब मेरे को वाई वाले कंपोनेंट चाहिए सारे, ताकि मैं वाई निकालने के लिए इक्वेशन बना सकूं अपनी नेशनल इनकम। सो वाई इज इक्वल्स टू सी बार, मैं थोड़ा सा यहाँ से शॉर्टकट ले लूँ बच्चों, एक छोटा सा, अगर आप समझ सकते हो तो। ये आएगा तो मेरे पास, ये तो आएगा नहीं है तो बी टी होगा सीधा, है ना। उसके बाद यहाँ से एक ही आएगा एम वाई, तो मैं इन दोनों को उठा लूँ सीधा ही, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ ध्यान से, ये प्लस का आएगा ना, तो मैं लिख दूँ माइनस का बी वाई, और यहाँ से ये माइनस हो रहा है तो इधर आके हो गया प्लस का एम वाई। बचा हुआ लिख दूँ सारा, ध्यान से, ये ब्रैकेट ओपन हुई है तो मैं जिसका मैंने स्टेप नहीं लिखा वो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है ना, लिख के प्रैक्टिस करेंगे अगर नहीं आ रहा समझ तो। इक्वल टू सी बार प्लस वाला बी वाई जा चुका है उधर, माइनस का बी इंटू टी यहाँ बचा है। ठीक है, तो यानी कि माइनस है, दिस इज माइनस। ठीक है, प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार, माइनस वाला एम वाई इधर आ चुका है। ठीक, कॉमन ले लो, फिर से एक स्टेप कब कर दूं छोटा सा, अगर मैं y कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस बी प्लस एम, यही बचेगा ना, मैं लिख के दिखा देता हूं, 1 माइनस बी प्लस एम, और अगले स्टेप में ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा, है ना बच्चों। तो मैं इसको यहीं से ले जाता हूं नीचे, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस एम विद इन ब्रैकेट सी बार माइनस बी इंटू टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई आपको। अच्छा ध्यान से, ये जो मैंने m लिखा है और ये वाला m बार, इन दोनों में फर्क है। ये वाला m क्या है हमारे पास, बताया था मैंने आपको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ठीक है, ये स्मॉल m जो है यहाँ पर, दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोज है, इंपोर्ट्स है ये। ठीक है ना, थोड़ा स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे आप इसको। तो ये हो गया वाई डिराइव, ये लो। अब यही अगर आप एक काम करते हैं, जो इसका एक और फॉर्मूला, एक और फॉर्म जो बनता है इसका, जिसके अंदर हम टैक्स को एज अ फंक्शन लेते हैं, मतलब कांस्टेंट टैक्स प्लस रेट ऑफ टैक्स इनटू वाई, वो आप एक बार ट्राई जरूर करो वीडियो पॉज करके, ताकि आपका थोड़ा सा हाथ चलेगा, आप फॉर्मूला खुद से ड्राइव करोगे, आपको याद हो जाएगा, है ना। एक बार ट्राई जरूर करेंगे बच्चों, और कमेंट करके बताएंगे कि आप निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं फिर भी आपको यहां पे करा देता हूं, अगर आप वीडियो पॉज करने के बाद वापस आएंगे वीडियो पे तो आपको एक बार मैच हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम अपने टैक्स को क्या लेंगे, एज अ फंक्शन ऑफ, मतलब टैक्स को हम एज अ फंक्शन लेंगे बेसिकली यहां पे। सो y इज इक्वल्स टू ये था, अब ध्यान से, c बार प्लस b, अब मैं वाई डी ना लिख के वाई डी को एक्सपेंड कर दूं सीधा,
पता तो है ही आपको। तो वाई डी का एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों, वाई माइनस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं चलो, टी बार प्लस स्मॉल टी इंटू वाई, ट्रांसफर इनकम भी डाल देते हैं इसमें, सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, ट्रांसफर इनकम को भी ले आओ, ये लो, प्लस ट्रांसफर इनकम, ये सब मिला के किसका एक्सपेंशन है, डिस्पोजेबल इनकम का, जो सी के साथ सी बार प्लस वाई डी होता है, लिख दूं, सी बार प्लस बी इंटू वाई डी होता है ना, तो जो वाई डी है उसका एक्सपेंशन है ये पूरा। मैंने इसमें टैक्स को भी एज अ फंक्शन लिया है और एक ट्रांसफर इनकम भी ली है। और आगे चलते हैं, प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, इंपोर्ट को ओपन करो माइनस साइन के साथ, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इंपोर्ट माइनस स्मॉल एम इंटू वाई, ये स्मॉल एम है बच्चों, ठीक है, आप समझ रहे होगे, स्मॉल एम मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, ठीक है, कर दो इसको सॉल्व, चलो डरने वाली बात तो नहीं है। बी वाई माइनस का बी इंटू टी बार, क्या हुआ, ये पूरी ब्रैकेट ओपन हो रही है माइनस वन के साइन के साथ, जब ये ओपन होगी तो यहां पर माइनस का साइन आएगा और बी भी मल्टीप्लाई होगा, तो यानी माइनस का बी इंटू टी वाई, ठीक है। उसके बाद यहां पर लाएंगे इस बी को, तो ये हो जाएगा बी इंटू टी आर, ठीक है। फिर ये तो सेम ही है, आई और जी को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, चलो प्लस एक्स तक भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है। वाई वाले चुन लो अब अपनी मर्जी से कौन कौन से, 1 2 3, वही 3 है सेम अगर देखा जाए तो, अंदर वाली चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं, ठीक है ना। अच्छा ये इसको ये मत लिख देना बेटा, ये वो है खाली एक्स है, मैंने पता नहीं क्यों एक्स बार लिख दिया, आप इसको एक्स ही लिखेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है ना। लेके आओ, वाई माइनस बी वाई, ये हो गया प्लस का बी इंटू स्मॉल टी वाई, उधर से आ गया माइनस का प्लस का स्मॉल एम इंटू वाई, इकट्ठे हो गए सारे, 1 2 3 और चौथा ये बचा हुआ क्या है, सी बार माइनस का बी इंटू टी बार, ये चला गया, प्लस बी इंटू ट्रांसफर इनकम प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इंपोर्ट, ठीक है जी, मजा आ रहा है। चलो कॉमन क्या आएगा बच्चों, पहले कॉमन लिख के दिखा देते हैं, 1 माइनस बी प्लस बी इंटू स्मॉल टी प्लस एम, यही होगा, और ये पूरा सेम रहेगा सामने। स्टेप कम कर दूं फिर से, क्योंकि ये क्या आएगा 1 अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, तो मैं स्पेस के लिए मैं सीधा इसको लेके ही जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। डाउट होगा तो आप एक बार लिख के जरूर देखेंगे, अगर अभी भी डाउट रह जाता है तो। y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, जो यहां से कॉमन आया था वो नीचे ले जा रहा हूं, 1 माइनस बी प्लस बी इंटू स्मॉल टी प्लस एम, सॉरी ब्रैकेट में, ये सारा ब्रैकेट में आएगा, सी बार माइनस बी इंटू टी बार प्लस बी इंटू टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, फिर से बार बना रहा हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्यों वो उस पर बार बन रहा है ना, तो रनिंग में चला जा रहा है, वो बार नहीं है बेटे, तो दिस इज ओनली एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस ये उधर चला गया, ठीक है, तो प्लस का यहाँ पर रह गया एक्सपोर्ट माइनस कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स, ब्रैकेट क्लोज। वाई का आंसर ऐसे निकलेगा अगर आपको ये सारी चीज़ें दी होंगी तो, ट्रांसफर इनकम भी दी होगी, टैक्स को भी एज अ फंक्शन दिया होगा, यानी कि 2 टैक्स मिलेंगे, कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्स मिलेगा, रेट ऑफ टैक्स भी मिलेगा। उसके बाद आपको इंपोर्ट को भी एज अ फंक्शन दिया होगा, यानी कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इंपोर्ट होगा, एक आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट दिया होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जब क्वेश्चन में मिलेंगी तो आप इस तरीके से अपना वाई निकालेंगे, बात समझ आई। अच्छा इसके अंदर अगर मैं इसको लॉक कर दूँ थोड़ा सा यहाँ पर, मतलब इस वाली चीज़ को अगर हम मेमोराइज कर लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है, तो ये क्या होगा, फिर से यार भाई, दिस इज एक्स ओनली, ठीक है, उसके बाद है, ठीक, इतना समझ आया आपको। अब इतना करने के बाद एक छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं बच्चों। इससे पहले जब मैंने ये इंपोर्ट को एज अ फंक्शन नहीं लिया था तो आपका 1 अपॉन में क्या बच रहा था, सिर्फ इतना वाला पार्ट बच रहा था, ये वाला पार्ट, यानी कि 1 अपॉन में 1 माइनस बी के साथ यहां पर था ये प्लस का साइन, और फिर बी इंटू में, तो मैं अगर कॉमन ले लूँ बी तो क्या आएगा, और माइनस का बी, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस टी, है ना उसमें, और ये तो था ही नहीं उसमें, राइट, वो तो था ही नहीं, तो यानी ये असल में क्या निकल रहा है पता है आपको, ये है टैक्स मल्टीप्लायर, क्योंकि इसमें ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और 1 माइनस टी मतलब आफ्टर टैक्स निकल रहा है वो, तो ये कहीं ना कहीं क्या है बच्चों, टैक्स मल्टीप्लायर है। तो उस क्वेश्चन में आपको अगर टैक्स मल्टीप्लायर दिया होगा तो सीधा यानी कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, जिससे पहले हमने डिस्कस करे हैं केसेस, वहां शायद मैंने बताया नहीं आपको, जो 1 अपॉन में फिगर आ रही है आपके पास, दैट इज टैक्स मल्टीप्लायर, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, टैक्स मल्टीप्लायर। तो क्वेश्चन में हो सकता है टैक्स मल्टीप्लायर टर्म दियो, तो घबराने वाली बात नहीं है, वो पूरी इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना, इसको आप पूरा एज इट इज पुट कर सकते हो इसकी जगह पर, बात समझ आई। अच्छा इसी क्वेश्चन में जो अभी हमने ड्राइव किया इसके ऊपर वापस आते हैं। इस वाले में अगर हम बात करें कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए, एक्सपोर्ट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए इकोनॉमी में,
तो क्या होगा उससे, एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से, बता सकते हैं? एक तो ये एक्स के साथ एक डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। और कुछ होगा बच्चों, जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है तो उससे कंट्री की इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट होगा तो पैसा आएगा कंट्री में, राइट। तो जितना आप एक्सपोर्ट इंक्रीज करोगे उतना मनी आएगा। तो यानी उस केस में आपका यहां पर वाई के साथ भी एक डेल्टा वाई आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन सेम लिख के हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो, एक तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई, ये हम क्या केस ले रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, 1/1 माइनस बी प्लस बी इंटू टी प्लस एम, ब्रैकेट में सी बार माइनस बी इंटू टी बार प्लस बी इंटू ट्रांसफर इनकम प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, और माइनस एम बार के बाद हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, प्लस डेल्टा एक्स। भाई ये डेल्टा एक्स हुआ है इसलिए ये हुआ है ना, ये डेल्टा एक्स हुआ है इसलिए तो हुआ ही। यहां तक अगर समझ आ गया है तो वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लेंगे, अगर नोट करने की जरूरत लगती है, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर अभी, ठीक है। चलो, बेटा इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस देख के डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं प्रॉपर आपको समझा रहा हूं कि कौन क्या क्यों कैसे हो रहा है, और सिंपल प्लस माइनस चल रहा है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। सिंपल हम प्लस माइनस कर रहे हैं, और इस फॉर्मूला के अंदर जो भी चीजें आ रही है वो सब हमें पता है क्या क्या है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मैं ना आती हूँ, ठीक है ना, सारी चीजें हमें पता है बहुत आराम से। तो देखो बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, ये पूरा जो लिखा हुआ है अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, घबराओ मत, इतनी बड़ी ओपन नहीं कर रहा हूं ब्रैकेट, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, इसमें जो डेल्टा एक्स वाला पार्ट है मैं उसके साथ इसको अलग लेके जा रहा हूं, और बाकी के साथ एज इट इज लिखा रहने दूंगा, ठीक है। बाकी के साथ एज इट इज लिखा रहने दूंगा। तो क्या होगा, ये होगा वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू 1/1 माइनस बी प्लस बी इंटू स्मॉल टी प्लस स्मॉल एम है ये, और उसके बाद आता है हमारे पास सी बार प्लस बी इंटू टी बार प्लस बी इंटू ट्रांसफर इनकम, ये प्लस नहीं है माइनस है, फिर से गड़बड़ हो जाती है अभी, दिस इज माइनस, ठीक है, दिस इज माइनस बी प्लस बी इंटू टी आर यानी ट्रांसफर इनकम, फिर उसके बाद प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार, और फिर प्लस फिर से ये पूरा अपॉन में सेम, क्योंकि मैंने सिर्फ डेल्टा एक्स के साथ ओपन करने के बारे में बात करी है, ठीक है। सो दैट इज 1 माइनस बी प्लस बी इंटू स्मॉल टी प्लस स्मॉल एम, ठीक है, और इनटू में डेल्टा एक्स। अब मैंने ऐसा इसलिए करा है बच्चों, क्योंकि आप इस पे फोकस करो, जो मैंने अलग कर दिया इसमें से, ये पूरा का पूरा वाई के इक्वल है ना, अभी हमने इससे पहले वाले स्टेप में देखा है, वीडियो को पीछे ले आके देखो अगर भूल गए हो तो, जो मैंने यहां से मिटाया अभी, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा वाई है कि नहीं है, अभी तो हमने डिराइव किया है, कब, जब आपको सारी चीजें दी हो, ट्रांसफर इनकम, टैक्स भी एज अ फंक्शन दिया हुआ है, और इंपोर्ट भी आपको वो दिया हुआ है कि फंक्शन की फॉर्म में कांस्टेंट और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट दिया हुआ है, तो सारी चीजें इंक्लूड करके हमने ये डिराइव किया था ना कि वाई का फंक्शन है, वाई की इक्वेशन है, राइट। तो इस पूरे को मैं वाई से रिप्लेस कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, ये पूरा वाई हो गया, और प्लस 1/1 माइनस बी प्लस बी इंटू स्मॉल टी प्लस एम इंटू में डेल्टा एक्स, वाई से वाई गया, डेल्टा एक्स उठा के नीचे ले आओ, इक्वल टू 1/, मैं यहां से थोड़ा कॉमन वाला लिख दूं, 1 माइनस बी कॉमन लेके 1 माइनस टी प्लस स्मॉल एम। अब क्या हुआ, ये बेसिकली हमने क्या निकाला है, एक और नई चीज डिराइव कर दी। इसका मतलब समझते हैं फिर से, जो भी बच्चे शुरू से भी एंड तक पूरी क्लास देख रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा शायद, कि इनकम में कितना चेंज हो रहा है एक्सपोर्ट में चेंज होने की वजह से, यही तो मतलब है कि इनकम में कितना चेंज हो रहा है एक्सपोर्ट में चेंज होने की वजह से। तो इसका नाम है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। क्या नाम है बच्चों इसका, जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था ना, वैसे ही ये है बच्चों फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, यानी एक ऐसा एक्सपोर्ट या ऐसा ट्रेड जिससे हमारी कंट्री की इनकम चेंज हो रही है और कह सकते हैं बढ़ रही है, ठीक है। तो दिस इज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विच, जिसकी वैल्यू क्या है ये, और इसके अंदर क्या क्या है हमें सब पता है, बी होता है एमपीसी रेट ऑफ टैक्स, और ये स्मॉल एम क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, विच इज इक्वल टू स्मॉल एम, अगर भूल गए तो फिर से लिख लो, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई। बात समझ आ गई, चैप्टर क्लियर है बच्चों आपको यहां तक पूरा अच्छे से? कोई भी डाउट किसी बच्चे को अगर रह गया है तो कमेंट में डाल दो अभी भी। चैप्टर मैंने अपनी तरफ से आपको सारे टॉपिक्स कवर कर दिए आपके एग्जाम के रेलेवेंट। हाँ, इसकी एक वीडियो और अभी निकालेंगे हम, जिसके अंदर मैं इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल। मैंने अभी तक थ्योरेटिकल कंसेप्ट सारे डिस्कस करें जो जो चैप्टर में आते हैं और जिनसे आपको डर लगता होगा आज तक, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं। अगर समझ आ गया तो बच्चों कमेंट जरूर करना, ठीक है। आपके कमेंट का पूरा पूरा इंतजार रहता है हम लोगों को। आप कमेंट करो और बताओ कि हाँ सर हमें समझ आ गया, और नहीं समझ आया तो भी बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आपको सर्विस देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और सारी जो जो कमियां हमारे पास रह गई हैं वो हम अच्छी तरीके से डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।